हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बिहार दरोगा में अब तक जितना भी बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे। और सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं बल्कि जितना भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा में, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबका अलग अलग करके डिटेल सॉल्यूशन करवाया गया है। और ये इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि बिहार दरोगा तो छोड़ दीजिए, बीपीएससी एग्जाम तक में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी जैसा कि माना गया था कि 71वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है अपेक्षाकृत टफ था। हमारे यहाँ बिहार दरोगा की तैयारी करने वाला बच्चा ही आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं पीवाई की सोल्यूशन दे करके। यहाँ पर क्या लिखे हुए, मैं आपके किस तरह शुक्रिया करूं, शब्द कम है। मैंने आपके बिहार दरोगा पीवाई क्यूज एनालिसिस से आज बीपीएससी 71वीं प्री निकाला और प्रथम प्रयास में निकाला। मतलब समझिए कि इसमें किस तरह की चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उस तरह से और भी देखिएगा कि कई सारा भाई बहन का आपका रिजल्ट इसमें आपको हो रहा है आपका बीपीएससी वाला में। ठीक है, तो समझिए क्या है कि यहाँ एक्चुअली क्या है कि बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। लेकिन यह जो चीज बनाया गया है आपको, जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि कोई भी एग्जाम तैयारी करने का आधार हमको पिछले साल में पूछा गया प्रश्न होना चाहिए। लेकिन कई बच्चा समझते क्या है कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्न का मतलब क्या होता है कि बस क्वेश्चन आंसर याद कर लिए आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका पूरा टॉपिक पढ़ना होता है। ऐसे कहा जाता है कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्न अगर पकड़ बना लीजिएगा तो 50-60% तैयारी हो जाता है। लेकिन हम जिस तरह से करवाते हैं अगर उसको कर लेते हैं तो आपका समझिए कि 80 से 90% क्या हो गया, तैयारी हो गया। फिर आपको क्या करना, आपको सेट बनाना है। समझ में आ रहा है? तो समझिए क्या इस तरह से बायोलॉजी का आपको पार्ट 1 डाला जा रहा है। और इस तरह से क्या है कि हर एक विषय को अलग अलग किया गया है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हुआ, सब क्या आपको अलग अलग करके आपको डाला गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि इसका हम जो पहले जो फीस रखे हुए थे आपको 699 रुपया रखे हुए थे। लेकिन बच्चा का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर हम लोग भी चाहते हैं इससे जुड़ना, है ना। तो उन्हीं से पूछा गया था, सबके पूछ के ही क्या सबका सजेशन नहीं हुआ कि सर इतना कर दीजिए कम कि सब बच्चे अफोर्ड करें। फाइनली क्या कर दिए हैं कि 199 मात्र कर दिए हैं कि हर एक बच्चा इसको क्या करे, अफोर्ड आपको कर सके। ठीक है, और ये आपको 10 सिलेक्शन रू एप्लीकेशन में मिलेगा। और यहाँ का यह हेल्पलाइन नंबर है 8877573035। कोई समस्या अगर तो यहाँ आप बात कर सकते हैं। अब एक चीज बता देते हैं, यह है क्या, समझिए क्या ये बायोलॉजी का आपको पार्ट 1 है। जो हम इसमें वीडियो में आगे मिलेगा आपको बायोलॉजी का पार्ट 1 होगा। समझिए क्या है कि आपको क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का आपको पूरा पीडीएफ टॉपिक रहेगा। वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आगे आ जाएगा। ठीक ना, मतलब क्वेश्चन उसके बाद क्या आपको समझाया भी जाएगा। आज समझाने के बाद क्या है कि पीडीएफ में कई सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी होता है सबको पढ़ भी दिया जाता है। हाँ, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, उस फोटो को भी करा लीजिएगा। ऐसा मार्केट में बुक भी है लेकिन बुक से ज्यादा अपडेटेड का होगा आपको यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक ना, तो यहाँ इसको क्या कीजिए, पूरा आप देखिए, पार्ट 1 को देखिए, कहाँ चला गया, पार्ट 1 को देखिए। इस तरह से क्या है कि आपको टोटल जो है 100 के आसपास अभी तक वीडियो बन चुका है ना। इसमें क्या है कि आपको 20-25 को वीडियो और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब सुनिएगा, अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी अगर इसको करके चले जाते हैं ना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा भूमिका आपको निभाएगा। अब देखिए पुराना बच्चा होइएगा, उनके लिए रिवीजन का काम कर जाएगा कि जल्दी से क्या हो जाएगा, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा बिहार दरोगा का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और जो नया बच्चा होइएगा उनको आइडिया मिल जाएगा। और इतना कर लेते हैं और फिर क्या कि हम जो 30 को सेट करवा रहे हैं वो कर लेते हैं, आप कंफर्म बिहार दरोगा का एग्जाम निकालिएगा। ठीक ना, लेकिन क्या है इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है। ठीक है, तो आगे पूरा वीडियो देखिए। चलिए सभी भाई बहन का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं बिहार दरोगा में अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका विषयवार सॉल्यूशन। इसी क्रम में हम कहाँ आ गए अब, विज्ञान की ओर आ गए हैं। और विज्ञान में क्या आ जाए, आपका बायोलॉजी है। तो मतलब कि बायोलॉजी से अब तक जितना भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है उसका यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन समझने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उस एग्जाम में हमारा प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियस ईयर आपको बताता है क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, और कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ फोकस कम फोकस करना है, एग्जाम का ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है। कुछ करे या ना करे, प्रीवियस ईयर के ऊपर बहुत ही मजबूत पकड़ होना चाहिए। ऐसे प्रीवियस ईयर को पढ़ लेते हैं, मोटा मोटी 50% के आसपास तैयारी हो जाता है। लेकिन हम जिस तरह से प्रीवियस ईयर करवाते हैं वो कर लेते हैं तो आपका 80% के आसपास क्या हो गया, आपको तैयारी हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा तो काम हो जाएगा। अब साथ ही देखिए, हमारा खाली प्रयास ये नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए आंसर बता के आगे बढ़ जाइए, नहीं है। हमारा प्रयास है कि आपको सिखाएं कि पढ़ते कैसे हैं। कोई टॉपिक है तो टॉपिक को पढ़ते कैसे हैं, साथ ही किए हैं। यहाँ पर देखिए 2008 से लेकर के बायोलॉजी में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। ऐसी सब विषय का देखेंगे तो यहाँ पाइए। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक, सबसे पहले क्या हो गया आपका टॉपिक। तो सबसे पहले क्या टॉपिक क्या हो गया आपको, मानव रक्त। क्या हो गया, मानव रक्त, मानव रक्त। तो ह्यूमन ब्लड को बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ना है, माना ह्यूमन ब्लड को बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ना, खाली आंसर नहीं, पूरा ह्यूमन ब्लड को क्या क्या करना है, पढ़ जाना। ब्लड क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट क्या होता है, ब्लड से संबंधित जो भी फैक्ट हो सकता है उसको क्या करेंगे, आपको कहेंगे। हमारा ब्लड ग्रुप कौन में आता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर कुछ भी बताने के पहले कुछ आपको हम ब्लड का सैंपल दिखाते हैं। आइए यहाँ पर, क्योंकि विजुअलाइज करके पढ़िएगा दोस्तों ना तो लंबा समय तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। देखिए ये क्या है, आपका ह्यूमन बॉडी है, ये क्या आपका मानव का शरीर है। मानव के शरीर में जो ये आपका नली है, क्या है, नली है, डक्ट है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि आपको ब्लड सब शरीर में आ रहा है, जा रहा है। देखिए क्या होता है, ये ब्लड को जब लीजिएगा तो ब्लड क्या होता है, लाल होता है। इसे देखिएगा तो ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन ये जान लीजिए सभी जीव जंतु का ब्लड का रंग लाल नहीं होता है, समझ में ना। हमारा मनुष्य के शरीर का रंग क्या होता है, ब्लड का लाल होता है। क्यों होता है सब बताएंगे, फिलहाल जानिए ये ब्लड है। यही ब्लड को क्या है कि जब आप देखिएगा तो ब्लड में क्या होता है, कई कंपोनेंट होता है। ब्लड में क्या होता है, कई, कुछ तो लिक्विड होगा। ब्लड का मैक्सिमम भाग क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। और इसके अलावा उसमें क्या होता है, ठोस कण क्या होता है, कण पार्टिकल भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, एक भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा क्या होता है इसमें, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो गया और जो आरबीसी हो गया वो क्या सॉलिड कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया, सॉलिड। जो कि आपका जो प्लाज्मा हो गया क्या हो गया, लिक्विड कंपोनेंट हो गया। इसी चीज को हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक और पिक्चर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, ये दिखाई दे रहा है। ब्लड क्या है कि ब्लड को जब इस तरह से रखा जाता है तो ऊपर क्या है, पीला दिखाई देगा। तो पीला वाला भाग क्या हो गया, आपको प्लाज्मा हो गया। और आपको जो नीचे लाल वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया, आरबीसी। क्या हो गया, आरबीसी हो गया। और जो यहाँ पर उजला वाला भाग है, ये हो गया कुछ आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, और प्लस हो गया प्लेटलेट्स। क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी और क्या हो गया, प्लेटलेट्स। तो मतलब अगर हम बोलेंगे यहाँ पर समझने के लिए तो ब्लड क्या हो गया, हाँ देखिए यहाँ पर कि अगर ये आपका क्या हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड मानव रक्त हो गया। ये क्या है, दो भाग में, पहले क्या बोले, एक हो गया प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा हो गया। और फिर क्या इसमें कुछ हो गया, आपको कण हो गया। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का सबसे ज्यादा भाग है। प्लाज्मा कितना है आपको, 55% के आसपास। और जो कण वाला भाग कितना हो गया, 45% के आसपास। और कण में क्या हो गया, एक हो गया आपको आरबीसी हो गया, एक हो गया आपको डब्ल्यूबीसी हो गया, एक हो गया आपको प्लेटलेट्स। क्या हो गया, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। अब समझिए क्या होता है, प्लाज्मा अधिक, कण वाला अधिक, कम हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये आपको 45% के आसपास। अब इसमें पूछेगा सबसे अधिक कौन होता है, तो इसमें सबसे अधिक होता है आरबीसी। सबसे अधिक क्या होता है, आरबीसी होता है। और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी सबसे अधिक होता है और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, सबसे कम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका फंक्शन क्या क्या होता है, इस सब को समझने का प्रयास करना है। ये समझ में आ गया कि ब्लड का इस कंपोनेंट होता है। अब आते हैं, अब ये अपना क्वेश्चन पर आइए, आइए देखिए विश्व में कई कई सारा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप क्या है कि 400 के आसपास है। लेकिन हमको सब ब्लड ग्रुप पर फोकस नहीं करना, हमको जो मानव है उसके ब्लड ग्रुप पर फोकस करना है। अब मानव को जो ब्लड ग्रुप है क्या है, आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। और देखिए यह जो ब्लड ग्रुप है इसका खोज किए हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टर। कौन है, कार्ल लैंडस्टर। तो पूछेगा कि मानव रक्त का खोज कौन किए हैं, कार्ल लैंडस्टर। अच्छा कई सारा बुक में आपको 1900 क्या देता है, 1900 देता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है, 1901 होता है। क्या होता है 1901, तो सुनिए कार्ल लैंडस्टर से 3 क्वेश्चन एक जगह याद करना है। कितना, 3 क्वेश्चन। पहला क्या कि कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड का खोज किया 1901 में। और इस खोज के लिए इनको मिला 1930 में नोबेल पुरस्कार। कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है कि नोबेल पुरस्कार होता है वर्तमान समय में 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में। उसी में एक फील्ड क्या है, आपका मेडिसिन। क्या है, मेडिसिन है, ठीक है। उसी मेडिसिन के फील्ड के लिए इनको दिया गया 1930 में नोबेल प्राइज। तो पहला ब्लड ग्रुप का खोज किया 1901 में, इनको नोबेल प्राइज दिया 1930 में। किसके लिए, ब्लड ग्रुप को खोज करने के लिए। आगे बढ़िएगा, फिर 1940 में इन्होंने क्या किया, आरएच फैक्टर। क्या किया, आरएच फैक्टर। अब सुनते हैं ना किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, किसी का बी नेगेटिव होता है।
तो ये जो आरएच फैक्टर है ना, इसका भी खोज कौन किए हैं? कार्ल लैंडस्टर ने। तो जहां आरएच फैक्टर लिखा होगा वहां पर हम समझाएंगे। आइए यहाँ पर फिर से कि कार्ल लैंडस्टर ने आपको ब्लड ग्रुप ऑफ खोज किया, ये सब लिखा है बाबू। आइए अब मानव रक्त, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एकदम नॉर्मल तरीका से। पहला क्या? मानव रक्त को बोलते हैं ह्यूमन ब्लड। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रक्त। मानव रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। देखिए, लोजी का मतलब अध्ययन, सिस्मोलॉजी, लोजी मतलब भूकंप, बायोलॉजी जीव जंतु का अध्ययन, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, ये सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसी क्या हो गया? हिमेटोलॉजी। हिमेटो मतलब क्या होता है? रक्त होता है। और लॉजी मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना। मतलब ह्यूमन ब्लड का अध्ययन करना को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। और जो अध्ययन करने वाला डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कि क्या ह्यूमन रक्त का क्या विशेषज्ञ है, उनको बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। जैसे को होता है डेंटोलॉजी, दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी। और डेंटिस्ट क्या होता है? दांत का जो अध्ययन करते हैं, दांत का जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं डेंटिस्ट, बोलते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो बोलिए, हिमेटोलॉजी हो गया दांत का अध्ययन कहते हैं, और दांत के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे चलिएगा, अगला पूछेगा कि ह्यूमन जो ब्लड होता है उसको किससे मापते हैं? तो किससे? हीमोसाइटोमीटर। क्या वो? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। सुनिएगा, एक होता है क्या, आपको बैरोमीटर, ये सब पढ़ोगे। तो बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं। एक होता स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, वहां ब्लड प्रेशर, क्या बोले? ब्लड प्रेशर। देखिए, एक क्या बोले? बैरोमीटर। एक क्या बोले? बैरोमीटर। इसे मापते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। एक होता है स्फिग्नो मैनोमीटर, मैनोमीटर। इसे मापते हैं ब्लड प्रेशर, क्या? ब्लड प्रेशर। इसको बोलते हैं रक्त दाब, रक्त दाब। ह्यूमन ब्लड को बोलेगा, मानव रक्त को किसे मेजर करते हैं? तो किसे? हिमेटोलो। क्या वो? यहाँ पे क्या लिखा था, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ कहता है हीमोसाइटोमीटर। क्या? हीमोसाइटोमीटर। यहाँ हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। तीन क्वेश्चन याद हो गया। पहला क्या? कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं, इसको आपको फिजिक्स में बताया गया होगा। इसके अलावा क्या है कि भूगोल बताएंगे, वहां पर बताया गया होगा। आगे चलिए, स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को मेजर करते हैं। और हीमोसाइटोमीटर से क्या मेजर करते हैं? मानव रक्त। क्या? मानव रक्त। बेसिकली क्या है ना, हीमोसाइटोमीटर बताया कि डब्ल्यूबीसी कहाँ है, नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी कितना है, आरबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, प्लाज्मा कितना है, वो आपको हीमोसाइटोमीटर से मेजर करेंगे। आगे बढ़िए। अब क्या है, तो देखिए, मनुष्य का अगर पूछेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, सिंपल पूछेगा अस्थि मज्जा। देखिए, हालांकि ब्लड में आगे हम बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबका निर्माण अलग अलग जगह पर होता है, ठीक ना। लेकिन कॉमन क्या है? बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? आप मांस खाते होंगे, मांस खाते होंगे, ये तो हड्डी हो गया। अब बीच में क्या होता है? गुदा टाइप। क्या होता है बीच में? थोड़ा सा होता है गुदा टाइप, नहीं भसर भसर लगता है ना। वही क्या हो गया आपका? अस्थि मज्जा। क्या हो गया? अस्थि मज्जा हो गया, अस्थि मज्जा हो गया। इसी को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, बोन मैरो। तो लेकिन सुनिएगा दोस्त, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के मैक्सिमम जो कंपोनेंट होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? आपको यहीं पर होता है। कहाँ? बोन मैरो में, ठीक ना। आप कुछ समझ में नहीं आए तो खाली सिंपल है कि कहाँ ब्लड का निर्माण होता है, कहाँ होता है, आपको अस्थि मज्जा में। हालांकि आगे हम बताएंगे कि डब्ल्यूबीसी कहाँ स्पेशल बनेगा, आरबीसी कहाँ बनेगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, अब रक्त का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, ठीक ना। तो आइए यहाँ पर, ये देखिए क्या है आपको, ये देखिए समझने के लिए कुछ यहाँ पर हाँ, देखिए, एक जानते हैं होता है पीएच स्केल। क्या होता है? किसी विलयन के, वो अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, उसको मापने के लिए एक पीएच क्या होता है? पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल का फुल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। भाई केमिस्ट्री में हम बता चुके हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी पीएच स्केल का खोज कौन किया? सोरेंस। सोरेंस नामक साइंटिस्ट ने इस पीएच स्केल का खोज किया है। इसमें रीडिंग कितना होता है? 0 से 14 तक। 0 से 14, ये भी क्वेश्चन आएगा कि रीडिंग कहाँ से? 0 से 14 तक। कि बीच में है आपका 7, बीच में हो गया 7। अब जिस भी बिलियन का, जिस भी लिक्विड का पीएच वैल्यू अगर 7 है, तो उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं?
उदासीन बोलेंगे या क्या बोलेंगे आपको, न्यूट्रल बोलेंगे। क्लियर है? अब आगे चलिएगा। जैसे हम बात करते हैं वर्षा जल, क्या बोलते हैं, वर्षा जल। तो वर्षा जल को रेन वर्षा बोलते हैं, रेन वाटर। और इसका पीएच वैल्यू होता है 7। वर्षा जल बोलिए, इसी को बोलते हैं पालर पानी, पालर पानी। यही क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में, पालर पानी क्या होता है, वर्षा जल ही पालर पानी। डिस्टिल वाटर की बात करते हैं, आशुद्ध जल की बात करते हैं, सबका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। तो सब क्या हो गया, न्यूट्रल या उदासीन होता है। हालांकि जानते हैं जब वर्षा जल ये फिर कहाँ आता है, वायुमंडल में आता है, तो यहाँ धूल कण वगैरह से रिएक्शन करता है, और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड साथ रिएक्शन करता है। और वो क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू फिर 7 से घट के हो गया 6, हो गया 5, हो गया, और वो बन गया अम्ल वर्षा, एसिड रेन हो गया। अब बिल्डिंग वगैरह पर गिरता है, अब बिल्डिंग का कलर खराब करता है। मतलब क्या है, पीएच अम्ल वर्षा क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जब वर्षा जल मिल जाता है तो पी क्या होता है आपको, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार कौन हो गया, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। अब जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम, से नींबू हो गया, है ना, नींबू हो गया, फॉर्मिक, नींबू हो गया, शराब हो गया, दूध हो गया, पेशाब हो गया, इस सब का पीएच वैल्यू 7 से कम है, इस सब हो गया कौन सी आपको, अम्लीय। ये सब क्या हो गया, अम्लीय। और जिसका वैल्यू पीएच, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो गया, वो होता है क्षारीय। आज क्षारीय को बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं, बेसिक बोलिए। प्लस के अल्कलाइन, अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब होता है ना कि जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से अधिक हो, क्या हो, 7 से अधिक हो। जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से अधिक हो, इसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से अधिक, 7 से अधिक। और दूसरा क्या है कि वो पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, पानी में क्या हो जाए, घुल जाए। पानी, तो देखिए ब्लड पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड क्या हो गया, क्षारीय हो गया, अल्कलाइन हो गया। सुनिए, इसका जो पीएच वैल्यू ब्लड का होता है 7.4 होता है। कितना, 7.4 होता है। एक होता है आपका समुद्र का जल, तो समुद्र का कितना होता है, 8.4 होता है। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पूछा गया दरोगा में, 10.5 होता है। ये सब क्या है, क्षारीय है। तो यहाँ पर समझना है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। तो ब्लड का प्रकृति अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो ब्लड का प्रकृति कैसा हो गया, क्षारीय। अब अगला देखिए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड में कई सारा गैस घुलता होगा। देखिए, ब्लड का प्रमुख काम क्या होता है ना, ऑक्सीजन को लेकर के जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेकर के आना। अब क्या काम होता है ऑक्सीजन, और क्या काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में बताएंगे। पहले समझिए कि हमारे शरीर के जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या बोले, ब्लड में सबसे जो ज्यादा गैस घुलता है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे जो कम घुलता है, हीलियम। क्या हो गया, हीलियम। मतलब क्या बोले कि ब्लड में सबसे ज्यादा कौन घुलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इससे भी ज्यादा क्या आपको घुलनशील है। और सबसे कम कौन घुलता है, हीलियम। देखिए, होता क्या ना, समझिए, हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर है, तो शरीर बनता कैसे है, जो शरीर देखते हैं ना वो क्या होता है, पहले क्या होता है, शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, क्या होता है, सेल। इसी को बोलते हैं कोशिका। सेल कई को मिलता है तो बनता है टिश्यू, क्या बनता है, टिश्यू। अब फिर टिश्यू मिलेगा तो बनता है ऑर्गन, क्या बनता है, ऑर्गन। कई को ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन सिस्टम, क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम। अब कई को ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो क्या बनता है, बॉडी, क्या बनता है, बॉडी। कई बार क्या है कि आपको सजाने के लिए देगा, पहले कौन है कौन, बाद में आएगा। इसी को हिंदी में बोलेंगे कोशिका, क्या बोलेंगे दोस्त, कोशिका बोलेंगे। कई कोशिका मिलता है तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। अब फिर क्या है कि कई ऊतक मिलता है तो क्या बनता है, अंग बनता है। अब फिर कई अंग मिलता है तो अंग तंत्र, अंग तंत्र। अब कई अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनता है, शरीर। इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर है, तो सांस लेने वाला अलग अंग तंत्र है, खाने वाला अलग है, रिप्रोडक्शन करने वाला अलग है कि नहीं, सब अलग अलग अंग तंत्र है। तो शरीर क्या है, अंग तंत्र में है, और उसमें भी क्या है, अंग। अब देखिए क्या है, खाने वाला अंग तंत्र की बात करते हैं तो मुंह से शुरू होता है पीछे गुदा तक, जहां से लैट्रिन होते हैं, जहां तक जाता है। ठीक है ना, ये क्या है, पूरा आपका अंग तंत्र है। एक जैसा अंग को मिलाकर बोलते हैं अंग तंत्र बोलते हैं। अब अंग हो गया, देखिए इसमें भी क्या है आपका उत्तक। ठीक समझिएगा, जैसे मान लेते क्या है कि आपका मुंह की बात करते हैं, जीभ वगैरह, जीभ वगैरह क्या होगा, अलग तरह के सेल से बनेगा। ठीक है ना, पीछे वाला अलग तरह के सेल से बनेगा। देखिए समझिए, दुनिया में कई प्रकार के जीव होते हैं, कुछ ऐसा जीव होते हैं जिनमें एक ही तरह के सेल होता है, उसको यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। हम लोग की बात करते हैं, हम लोग क्या बहुकोशिकीय। हाँ, देखिए हम लोग बहुत डेवलप्ड है, बहुत क्या है, हमारा सेल बहुत ही डेवलप है। तो हम लोग है क्या, मल्टी सेलुलर,
बहुकोशिकीय जीव है। तो हमारे शरीर के अंदर सब काम करने के लिए अलग अलग अंग है। यदि प्रोडक्शन करना है तो अलग अंग है ना। आपको खाना खाना है तो अलग सेल अंग होगा तो सेल अलग होगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है जिसमें एक ही कोशिका है, जैसे अमीबा की बात करते हैं, वही से भोजनों करेगा, वही से लेटरिंगो करेगा, वही से पेशाबो करेगा, वही से सब काम करेगा। मतलब एक कोशिकीय जीव में प्रजनन क्या होता है, एक ही अंग से होता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, सब अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा शरीर का सबसे छोटा एरिया क्या हो गया आपका, सेल। सेल से बनता है ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तक, अंग तक से शरीर। अब समझिए, अब क्या है कि जो हम कोई भी भोजन खाते हैं ना, तो भोजन खाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है, बहुत ही जटिल भोजन है। उसको पहले सिंपल भर में तोड़ा जाता है। सिंपल भोजन में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये पाचन तंत्र जहाँ टॉपिक है तो हम और डिटेल से बताएंगे, खाली हम कहानी बताने का प्रयास करें ताकि आगे समझ में आए। वो तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद क्या होता है, वो जा करके ग्लूकोज के फॉर्म लेता है। क्या वो ग्लूकोज क्या लेता है, ग्लूकोज का रूप लेता है। आई ग्लूकोज फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है। सुनिए क्या क्या बोले, हमारे शरीर में जब भोजन जमा होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो जमा हो गया। अब क्या है कि देखिए ये ग्लूकोज को अगर टूटेगा तब क्या निकलेगा, एनर्जी। सुनिए क्या बोले, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जब क्या करता है, मिलता है, ठीक है ना, तब क्या होता है कि इधर वाटर बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस क्या मिलता है आपको, एनर्जी बनता है। फिलहाल इतने समझिए, और भी डिटेल होता है लेकिन इतना समझिए तो होता क्या समझिए। आपके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन टूटेगा तो ग्लूकोज टूटेगा। ऑक्सीजन जब जाएगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज को जब तोड़ेगा तभी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा और तभी सेल को एनर्जी मिलेगा। अगर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं गया तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी नहीं निकलेगा। जब एनर्जी नहीं निकलेगा तो सेल क्या होगा, मरेगा। और सेल मरेगा तो हम तो सेल हैं पूरा बाबू। सेल मरा तो हम भी करते करते क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सुनिए क्या होता है, कई बार सुनते होंगे गांव वगैरह में क्या होता है, महिला लोग आग जला के सो जाती है, नहीं गोरसी उर्सी जला करके सो गया और रूम बंद कर लिया, धुआं धुआं सगर हो गया। और धुआं धुआं में होता क्या है, तो वहां पर देखिए, जहां पर देखिए धुआं धुआं होगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। और जब आग जलता है तो वहां सॉरी गवा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा निकलता है। जहां धुआं धुआं होगा वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलता है। जब आग जलने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अरे निकलता दोनों है लेकिन धुआं धुआं है तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। अब समझिए, धुआं धुआं रात को हो रहा है, हम क्या बोले कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है निकलेगा पूरा। आज निकलेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन से भी ज्यादा घुलनशील है। कौन घुलेगा, ये घुलेगा। आई घुल गया तो ऑक्सीजन को तो कम कर देगा। जब ऑक्सीजन को कम कर देगा, ये क्या हो गया आपको, कमा। ये कमा तो ये कम टूटेगा, है ना। और जब बहुत कम टूटेगा तो आपको शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल मरेगा। तो इसी कारण से क्या होता है, आदमी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता है कि रात को सोते वक्त अंगूठी जला करके हमको रूम बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और शरीर में क्या करेगा कि आपको ब्लड में घुल जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटा देगा, ग्लूकोज ग्लूकोज कम टूटेगा। और कम टूटेगा तो कम एनर्जी क्या होगा, मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, सेल मरेगा, सेल मरेगा तो हम क्या हो जाएंगे, मरेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ बता क्या रहता है दोस्त, हाँ, कि सबसे अधिक घुलनशील क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन सबसे कम होता है हीलियम। सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड और सबसे कम कौन होता है, आपको हीलियम होता है। अब क्या होता है, ब्लड क्या होता है, टिश्यू का भी काम करता है। ब्लड क्या होता है, टिश्यू का भी काम करता है, क्योंकि कई को क्या है, सेल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रक्त को एक संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्या, संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। बाकी टिश्यू बताएंगे तो और बताया जाएगा डिटेल से, आगे चलिएगा। अब क्या है कि रक्त का काम क्या है, पहला तो क्या है कि शरीर के तापक्रम को कंट्रोल करना। देखिए, ऐसे हमारे शरीर में पानी होता है, पानी का प्रमुख काम होता है शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। लेकिन ब्लड भी काम करता है, क्योंकि ब्लड में भी तो पानी है, ब्लड में तो पानी होबे नहीं करेगा। तो ब्लड भी करता है शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करना, पहला काम हो गया। अगला क्या हो गया कि जो भोजन वगैरह हम लोग खाते हैं तो जो पोषक पदार्थ होता है वो अलग अलग शरीर में पहुंचाना है, तो ब्लड के माध्यम, ब्लड में घुल जाएगा, अब ब्लड के माध्यम से वहां क्या होगा, पहुंचेगा। दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, मतलब अलग अलग जगह पर जब ग्लूकोज जमा है, ठीक है ना, उसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। मतलब जो भोजन है, ग्लूकोज है, उसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ब्लड के माध्यम से क्या होता है, जाता है। तो ब्लड का तीन गो प्रमुख काम, क्या बोले हो, ब्लड जो है, ब्लड का क्या बोले, तीन प्रमुख काम।
ब्लड हो गया, एक तो क्या बोले, बोलिए, ताप नियंत्रण, क्या हो गया, ताप नियंत्रण। और सबसे मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। और इसमें क्या होता है ना कि देखिए, ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, ऑक्सीजन ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वहां से आएगा, ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, ठीक है। और अगला क्या बोले, पोषक पदार्थ, क्या बोले, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ क्या होता है आपको, परिवहन। ये पोषक पदार्थ का भी क्या करता है आपको, परिवहन, आपका नियंत्रण करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और पोषक पदार्थ का क्या होता है, आपको परिवहन करता है। आगे चलेगा, तो देखिए, मानव जो हमारा रक्त होता है, हमारा शरीर के भार का लगभग होता है 7% के आसपास। अगर 100 किलो कोई आदमी है, 100 किलो का आदमी है, तो उसमें कितना ब्लड होना चाहिए, लगभग 7 लीटर के आसपास, कितना, 7 केजी के आसपास। ऐसा देखिए, 100 किलो का आदमी तो इससे कम ही होता है। जनरली क्या होता है कि आपका आदमी कितना होता है, 70 किलो के आसपास होता है, 80 किलो के आसपास होता है। तो उस हिसाब से देखिएगा ना, तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर क्या होता है, मानव में ब्लड होता है। क्या बोले कि मानव में ब्लड कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर। और महिला में क्या होता है, 1 लीटर कम होता है, मतलब एक, सॉरी, महिला में हाफ लीटर कम होता है। देखिए, महिला में सारा ब्लड सेम ही रहता है, खाली जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, कम होता है। पुरुष और महिला के ब्लड में अंतर क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, महिला में कम होता है और पुरुष में क्या होता है, ज्यादा होता है। बस, बाकी जो भी डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, वो सब क्या होता है, समान होता है। एक और चीज समझिएगा, महिला के समान तौर पे क्या होता है ना, शरीर का वजन भी क्या होता है, कम होता है, पुरुष की अपेक्षा होता है। इस कारण से क्या हो गया, शरीर कम है, हाइट कम है, वजन कम है, तो ब्लड भी क्या होगा, कम ही होगा। तो ऐसे कितना होता है, 7% होता है शरीर के शरीर के वजन का, लगभग 7%। और ऐसे एवरेज देखिएगा 5 से 6 लीटर। और महिला में क्या होता है, हाफ लीटर कम होता है। सुनिए, रक्त क्या होता है, क्षारीय वैल्यू बता चुके हैं, पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। आगे चलिएगा, देखिए, हमारे शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है, यह प्रोटीन है, क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। इसमें क्या है, क्या आपको लोहा भी क्या पता है, लोहा, तो बोलते हैं लौह युक्त प्रोटीन, क्या है, लौह युक्त प्रोटीन है, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, मानव शरीर के रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन अब समझिएगा, आपने कॉकरोच का नाम सुना होगा, जो घरों में नहीं चलता कॉकरोच, तो कॉकरोच के रंग जानते हैं, उजला होता है, कैसा होता है, उजला होता है। मतलब सब के रक्त का रंग लाल नहीं होता, उसका क्या होता है, उजला होता है। आपने को सुना होगा ऑक्टोपस, जिसके 8 पैर होता है, वो समुद्र वगैरह में रहता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा, नीला। समझे, कॉकरोच जो हमारे घर में चलता है, उसका रक्त कैसा होता है, उजला होता है, कैसा, उजला। और ऑक्टोपस होता है, वो समुद्र में रहता है, तो समुद्र का रंग नीला, तो उसका भी रंग नीला। बुलाइएगा तो समुद्र का रंग नीला, ऑक्टोपस रहता है समुद्र में, तो उसका भी रंग क्या होगा, नीला। पूछेगा कि मानव रक्त का रंग तो होता है लाल, हीमोग्लोबिन के कारण, कॉकरोच का रंग उजला होता है, किसके कारण, तो होता है हीमोलिम्फ, क्या हो गया, हीमोलिम्फ, क्या हो गया, हीमोलिम्फ हो गया। पूछेगा, जो ऑक्टोपस होता है, उसका रक्त का रंग आपको नीला होता है, किसके कारण, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त का रंग लाल, हीमोलिम्फ कॉकरोच का रंग उजला, ठीक ना। और हीमोसाइनिन क्या हो गया आपका, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, आइए। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला ये क्या होती है, हिमैटिन, क्या वो, हिमैटिन है। अब सुनिए, रक्त कितना होता है, 2 प्रकार का, क्या होता है आपको, 2 प्रकार का रक्त होता है, 2 प्रकार का। एक क्या होता है, प्लाज्मा, एक क्या होता है आपका, रुधिराणु। एक क्या बोले आपको, प्लाज्मा होता है, एक क्या हो गया आपका, रुधिराणु होता है। अब प्लाज्मा को प्लाज्मा बोलते हैं, और जो रुधिराणु होता है, मतलब ये अणु कण से बना है, इसको बोलते हैं ब्लड कार्पुस्कल्स, ब्लड कार्पुस्कल्स बोलते हैं या रुधिराणु बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा मेन पार्ट है, प्लाज्मा कितना होता है आपको, 55% होता है, नहीं कितना होता है, 45% होता है। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल या लिक्विड भाग क्या होता है आपको, प्लाज्मा होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, 55 से 60% होता है। अगर 60 मानिएगा तो उसको 40 मानिए, इसको 55 मानिए तो उसको कितना मानिए, इसको अगर 55 मानेगा तो उसको 45 मानना पड़ेगा, तब तो 100 होगा। ऐसा 60 मानेगा तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 40, बस वही हो गया। अब जानते हैं, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा भी कई चीज होता है। प्लाज्मा में क्या होता है आपका बाबू, जल होता है, 90% तो क्या हो गया, जल हो गया। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है, इसमें लवण होता है, और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जैसे यहाँ पर दिखाए थे दोस्त ना, आइए तो यहाँ पर, इसमें, हाँ, देखिए, ये जो बाबू क्या वाले, ये जो प्लाज्मा है,
प्लाज्मा के अंदर में देखिए आपको वाटर भी है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, कई सारा पोषक तत्व भी है, दिखाई दे रहा है ना, साल्ट भी हो गया, पानी भी हो गया। मैक्सिमम क्या होगा बाबू, प्लाज्मा पानी होगा, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। मतलब प्लाज्मा के अंदर भी क्या है, अलग अलग चीज आपको मिला हुआ है। आइए अब बात करते हैं प्लाज्मा का काम क्या होता है। प्लाज्मा का काम क्या है, देखिए एक तो बार पूछेगा ब्लड का काम क्या है, तो अगर खाली ब्लड सिंपल पूछेगा तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन को लेकर के जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना, पोषक पदार्थ को पहुंचाना, ठीक है ना, ये सब क्या ब्लड का काम है। अब आते हैं अलग अलग पार्ट का, प्लाज्मा का काम क्या है। प्लाज्मा का काम क्या है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। जो भोजन हमारे शरीर में पच गया, उस भोजन का, और क्या बोले, शरीर के अंदर क्या होता है, कई वो हार्मोन होता है, कई वो क्या होता है, हार्मोन होता है, ठीक ना। शरीर के अंदर क्या होता है, हार्मोन होता है, वो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में घुल जाएगा, और घुल के क्या होगा, सब जगह पहुंचेगा। प्लाज्मा के प्रमुख कार्य क्या है, भोजन और हार्मोन का पूरा शरीर में क्या करना, परिवहन करना। हो गया क्लियर। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं सेरम। सेरम क्या होता है, देखिए प्लाज्मा में जानते हैं क्या होता है, कई तरह का प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या होता है, कई वो प्रोटीन है, 5-6 तरह का प्रोटीन पाया जाता है। उससे क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछा तो हम बताते हैं, नहीं पूछा जाता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, अब कई को प्रोटीन पाया जाता है, उसी में क्या है, फाइब्रोबिनोजोन। क्या हो गया, फाइब्रोबिनोजोन हो गया। अब प्लाज्मा से अगर फाइब्रोबिनोजोन प्रोटीन निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, आपको ब्लड जमे हुए नहीं करेगा। समझाते हैं, देखिए देखिए एक आपका जो ब्लड होता है, क्या बोले, जो आपका ब्लड होता है, तो ब्लड में क्या होता है, एक होता है हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन, हिपेरिन होता है। एक क्या आता है, एक हिपेरिन हो गया, एक क्या बाबू यहाँ पर फाइब्रो, क्या हो गया, फाइब्रोबिनोजोन। फाइब्रोबिनोजोन, देखिए हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड है, तो ब्लड कहीं शरीर के अंदर जम ना जाए, वो कौन रोकता है, हिपेरिन। मतलब कि शरीर के अंदर क्या बोले, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन। लेकिन अब क्या है, बाहर हमको कट फट गया, ब्लड जानते हैं 2 से 4 मिनट के अंदर जम जाना चाहिए। ब्लड जो है कट फट गया, तो 2 से 4 मिनट के अंदर नहीं जम रहा है, तो ब्लड बहुत सारा बह जाएगा, और जब ब्लड बहुत सारा बह जाएगा तो बहुत समस्या वाली बात हो जाएगा। ये जो बाहर जो जमाने का काम करता है, कौन करता है, फाइब्रोजन। मतलब शरीर के बाहर, क्या बोले, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर क्या करता है, ये आपको रक्त को जमाता है। ये रक्त को जमने से रोक रहा था, आई क्या कर, रक्त को जमाएगा। अब सुनिएगा, खाली फाइब्रोबिनोजेन बाबू रक्त को नहीं जमाता है। आपने सुना होगा विटामिन के, क्या वो विटामिन के, विटामिन के। इसके अलावा ने सुना होगा कैल्शियम, क्या वो कैल्शियम। तो रक्त को जमने में आपको कैल्शियम ही मदद करता है, विटामिन के भी मदद करता है, आप फाइब्रोबिनोजन भी है। अब अगर ब्लड से, जो आपको ब्लड है, ब्लड से आप बोलेंगे प्लाज्मा से, इन प्रोटीन को आप बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिए, ठीक ना, आप ब्लड जमने नहीं करेगा, आप ब्लड बाबू नहीं जमेगा। मतलब अगर रक्त से, प्लाज्मा से फाइब्रोबिनोजन प्रोटीन निकाल देते हैं तो रक्त नहीं जमेगा। जमना को बोलते हैं क्लोटिंग, जमना क्या बोलते हैं, क्लोटिंग, क्लोटिंग। और नहीं जम रहा है तो बोलते हैं एंटी क्लोटिंग, नहीं जमे दे रहा, एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग। तो सुनिए, ये जो आपका प्लाज्मा था, रुकिए थोड़ा सा दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोले कि जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में से क्या करते हैं कि हम निकालते हैं फाइब्रोजन, क्या बोलते हैं, फाइब्रोबिनोजन निकालते हैं, निकाल दिए। अब जब बच गया, इस निकालने के बाद इसको बोलते हैं सेरम, क्या बोलते हैं, सेरम। ये पूछता है कि सेरम किसे कहते हैं, जब प्लाज्मा से फाइब्रोबिनोजन प्रोटीन निकाल देते हैं तो क्या बचता है आपको, सेरम बचता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा कि हम क्या बोले कि जब फाइब्रोबिनोजन निकालेंगे तो सेरम में बच गया ना, तो सेरम क्लोटिंग करवाएगा कि एंटी क्लोटिंग, क्लोटिंग करवा रहा है जी, ये एंटी ना करेगा। अरे क्लोटिंग ही रहेगा तो ना करवाएगा बबुआ, ये निकाल दिए हैं। तो सेरम को किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटी क्लोटिंग, ताकि जमे ना। मतलब जमने से रोकना को बोलते हैं एंटी क्लोटिंग, और जमा रहा है तो उसे बोलते हैं क्लोटिंग। तो सेरम का इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं, एंटी क्लोटिक के रूप में। और सेरम क्या होता है, जब प्लाज्मा से फाइब्रोबिनोजन निकाल देते हैं तो क्या बच गया आपको, सेरम बच गया। आइए यहाँ पर वही लिखा है, सेरम का इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं, एंटी क्लोटिंग। एंटी क्लोटिंग अर्थ क्या होता है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का करना, रोकना। बाकी बता दिए कि रक्त को थक्का बनने में फाइब्रोबिनोजन, विटामिन के
और कैल्शियम मदद करता है। ये अपना लिख लीजिएगा बाद में। आइए, तो प्लाज्मा का काम क्या हो गया? प्लाज्मा का काम बोले क्या, कि आपका पचा हुआ भोजन और हार्मोन का शरीर में परिवहन। अब प्लाज्मा के बाद आना है कहाँ? ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पस्कल्स, जो बोलिए पढ़े में उच्चारण इधर उधर हो सकता है। इसको बोलते हैं रुधिर अणु, रुधिर का अणु। इसमें तीन चीज पढ़ना है। कितना पढ़ना? तीन चीज पढ़ना है। अगर वहां प्लाज्मा को 55% मानिएगा, तो इसको कितना मानिएगा? 45। वहां अगर 60% मानेगा, तो यहाँ कितना मानेगा? 40 मानेगा। ये आपके मानने के ऊपर है, ठीक है ना। चलिए, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए पूछेगा कौन ज्यादा कंपोनेंट है? प्लाज्मा। अब आइए, इसमें तीन को कण आपको याद करना है। कितना? तीन को। मतलब ये जो ब्लड कार्पकल्स कार्पस्कल्स हो गया या रुधिराणु हो गया, इसका तीन पार्ट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। अब जानते हैं, पूछता है इसका फुल फॉर्म। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और फिर पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इसे पूछेगा। तो पहले बात करते हैं लाल रक्त का। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सेल भी बोल सकते हैं या कार्पुस्कल्स भी बोल सकते हैं। समझ में? इसको लाल रक्त कोशिका भी बोल सकते हैं और लाल रक्त कण भी बोल सकते हैं। रेड ब्लड सेल बोलिए, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स बोलिए, लाल रक्त कोशिका बोलिए, लाल रक्त जी हाँ, लाल रक्त कण बोलिए। सबका मतलब क्या है? एक ही है। आइए, हम्म, इसका वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट है। जानते हैं दोस्त, ये तीनों को वैज्ञानिक नाम आपको एक साथ याद करना चाहिए। क्या बोले? एक है आपको आरबीसी, एक क्या हो गया आपको? डब्ल्यूबीसी, एक हो गया आपको प्लेटलेट्स। क्या हो गया? प्लेटलेट्स। तो देखिए, जो आरबीसी होता है, इसका क्या मतलब? वो इसका नाम होता है क्या? इरिथ्रोसाइट। इसको क्या लिखेंगे? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। कहीं लिखा होगा डब्ल्यूबीसी के? हाँ, देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया? यहाँ पर क्या हो गया आपको? ल्यूकोसाइट। क्या हो गया आपको? ल्यूकोसाइट। ल्यूको, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, दिक्कत है। क्या बोलती है? ल्यूकोसाइट। हाँ, इसको बोलते हैं, जानते हो दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो बोलिए क्या क्या बोले? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोल दिए, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, आप प्लेटलेट्स क्या बोले? थ्रोम्बोसाइट। अब जानते हैं, ये बड़ी गड़बड़ाइएगा। तो हम तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, लाई। क्या हो? लाई। ला से लाल, आई से क्या हो गया? इरिथ्रोसाइट। आई इसको कोची एकदम साला खत्मे है। क्या बोलता है? लेकिन बोलता है ना कि एकदम साला खत्मे है। अरे गांव घर में साला नॉर्मल सब बोलित रहता है। इन्हें तो कम बोलता है। गया पहुंच गए ना, तब बहन बहन सब करित रहता है। अब बोलेंगे नहीं, है ना। ये तो स से हो गया सफेद, अल्लाह से हो गया ल्यूको। स से सफेद, अल्लाह से कोची हो गया? ल्यूको। एक तो अपने आप याद रहेगा। अरे याद होगा। इसको ऐसे थ्रोम्बो, टी से लिखाएगा, टी से थ्रोम्बो। पी से हो गया कोची? प्लेटलस। और टी से थ्रोम्बो, तब पीटी याद कर सकते हैं। देखिए दोस्त, इतना आसान लगता है ना, एग्जाम इतना आसान होता नहीं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गलती होके आता है। तो याद करने का तरीका कुछ इसको बनाइए। तो क्या बोले? लाई, ल से हो गया कोची बाबू? लाल। आई से हो गया इरिथ्रोसाइट हो गया। और यहाँ साला, स से क्या हो गया? सफेद हो गया। अल्लाह से हो गया ल्यूकोसाइट। कैसे याद कीजिए? जैसे याद करना है आपको। अब पी से हो गया कोची? प्लेटलेट्स। और टी से हो गया? थ्रोम्बोसाइट हो गया। अब आते हैं बाबू यहाँ पर, आइए। आप जानते हैं, जो आपका आरबीसी होता है ना, वो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? सुनिए, ये आपका सेल है। ये क्या है? सेल है। इसी को जूम करना है, तो ये आपका क्या हो गया? सेल हो गया। ये सेल हो गया। और सेल के यहाँ बाबू क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र होता है। इसको बोलिए केंद्र। क्या बोलिए? केंद्रक बोलिए। इसी को बोलिए न्यूक्लियस। क्या बोलिए? न्यूक्लियस बोलिए। इसको चाहे तो केंद्रक बोलिए और चाहे न्यूक्लियस बोलिए। देखिए क्या होता है कि ये पूरा जो सेल है, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को कोई कंट्रोल करने वाला होगा। अरे हमारे शरीर को कंट्रोल करा, तो हमारे शरीर को कौन? माइंड कंट्रोल करता है। कौन? माइंड। पूरा शरीर का कंट्रोलर कौन है? मस्तिष्क है। कोची? मस्तिष्क है। उसी तरह से क्या, कोई सेल है, तो कोई सेल को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? आपका न्यूक्लियस। इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्र क्या होता है? ये आपका सेल का क्या होता है? मस्तिष्क। सेल का क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क है या क्या है? ब्रेन है। क्या है आपको? ब्रेन है। मतलब सेल में जो न्यूक्लियस होता है, उसका ब्रेन का काम करता है, उसका मस्तिष्क का काम करता है। अगर जिसमें ब्रेन ना हो, मतलब केंद्रक ना हो, केंद्रक ना हो, तो उसके पास ब्रेन होगा? नहीं।
तो समझना, जो हम आरबीसी बता रहे हैं, क्या जो बता रहे हैं, आरबीसी ना, आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर ई नहीं होता, आरबीसी के अंदर ई बाबू नहीं होता, कौची, आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसी को हम बोल सकते हैं कौची, ब्रेनलेस, क्या वो, ब्रेनलेस, ब्रेनलेस सेल, सुनिए क्या बोले, आरबीसी को हमने क्या बोला, इसके पास ब्रेन नहीं है, तो आरबीसी क्या हो गया, ब्रेनलेस सेल हो गया, या बिना मस्तिष्क का कोशिका हो गया। हालांकि अपवाद भी है, आपने ऊंट का नाम सुना, ऊंट, ऊंट, इसी की एक प्रजाति है लामा, क्या है, लामा, तो लामा ऊंट क्या है बाबू, इसमें क्या है, इसके अंदर भी आरबीसी पाया जाएगा। हमारे मनुष्य की बात करते हैं, या जो भी स्तनधारी वगैरह होता है, वहां पर क्या होता है, आपको आरबीसी में ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन आपका ऊंट और लामा में क्या होता है, पाया जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर बाबू लिखल होगा, आइए, क्या है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। कौन सा सेल को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है, आरबीसी को। अपवाद क्या है कि ऊंट और लामा ये भी स्तनधारी है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन ऐसे हमारे की बात करते हैं और जानवर की बात करते हैं, वहां पर आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे चलिएगा, अब आरबीसी का निर्माण की बात करते हैं, तो हम क्या बोले, कुछ पूछेगा बोन में जाना है, ब्लड का कोई भी कंपोनेंट के बारे में पूछे, कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में, मतलब इसका निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन समझिए, जानते हैं, हम बात करते हैं जब बच्चा की बात करते हैं, जब बच्चा, वो बच्चा क्या है, वो आपका एकदम छोटा पेट में है ना, उसको बोलते हैं भ्रूण, क्या बोलते हैं, भ्रूण, इम्ब्रो, क्या बोलते हैं, भ्रूण या इम्ब्रो, क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इम्ब्रो बोलते हैं, इम्ब्रो बोलते हैं। ये भ्रूण या इम्ब्रो की बात करते हैं, जानते हैं, बच्चा के अंदर, जानते हैं, इम्ब्रो जो बोन मैरो बोलते हैं, हड्डी होगा नहीं, बच्चा के अंदर जो होता है भ्रूण अवस्था में, उसके अंदर हड्डी होबे नहीं करेगा। अरे भ्रूण है तो हड्डी कहाँ से आएगा, हड्डी तो बाद में बनेगा, और जब हड्डी है ये नहीं है, बोन है ये नहीं, तो बोन मैरो कहाँ से आएगा, और जब बोन मैरो है ये नहीं है, तो कहाँ से बोन मैरो में ब्लड बनेगा, बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा जो रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, भ्रूण अवस्था में रहेगा, तो वहां पर जो आरबीसी बनेगा, भ्रूण में नहीं बनेगा, तो वो कहाँ बनता है, यकृत में, कहाँ बनता है, यकृत और प्लीहा में। मतलब ऐसे पूछेगा आरबीसी कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में पूछेगा तो कहाँ बनता है, यकृत और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में। और जितना ब्लड में हम तीन को कंपोनेंट अभी बता रहे हैं, एक बता रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स बताएं, सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है, आपको आरबीसी का। इसका जीवन काल का 20 से 120 दिन, मतलब 120 दिन तक इसका जीवन काल हो सकता है। ठीक है ना, आगे आइए, अब देखिए, इसका बाबू क्या हुआ कि सबसे पहले क्या बोले कि आपका बनेगा कहाँ, बोन मैरो में, अगर बोन मैरो नहीं उसमें उपस्थित है तो बनेगा यकृत और प्लीहा में। अब जानते हैं, सेल देखिए, हमारे शरीर के अंदर लाखों सेल बनता है, लाखों सेल क्या होता है, मरता है, तो मरेगा, तो मरता कहाँ है, आपको यकृत और प्लीहा में। मतलब क्या बोले कि भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में बना था, अब मरने के लिए कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। अब मर जाता है तो जिसको दफनाया, तो उसको बोलते हैं कब्रगाह, क्या बोलते हैं, कब्रगाह या डॉकयार्ड बोलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह या डॉकयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलेंगे, यकृत और प्लीहा को, यकृत और प्लीहा को, वही चीज लिखा है वो, इसलिए यकृत और प्लीहा को कहा था आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, कोई अब आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी काम क्या है कि शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन लेकर के जाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आना। मतलब सुनिए, असली जो बोल सकते हैं कि आपको जो काम करने के दौरान जो ऑक्सीजन, देखिए, जितना काम ज्यादा कीजिएगा, जितना ज्यादा काम कीजिए, उतना ही आपको क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा तो उतना ही ग्लूकोज को ज्यादा तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगा, और जब ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, आरबीसी। मतलब ये हो गया कि जब आप काम कीजिएगा, दौड़िएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, इस सब के समय क्या होगा, आरबीसी आपका बढ़ेगा, ताकि ऑक्सीजन क्या हो, ज्यादा मात्रा में सप्लाई हो। आप सूत रहे हैं, अरे सूत रहे हैं तो कोई काम कर सकता है, कोई एनर्जी कर सकता है, नहीं। जब सूत रहे हैं तो एनर्जी कर सकता नहीं है, तो कहाँ हालत टूटेगा, तो वहाँ आरबीसी का मान क्या होगा, अपने आप घटेगा। इस शरीर में कुछ एडजस्टमेंट प्रक्रिया होता है, तो मतलब काम करते वक्त, खेलते कूदते, है ना, आप कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त आरबीसी का मान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। कोई खिलाड़ी खेल रहा है, आरबीसी बढ़ेगा घटेगा। आप सुतल हैं तो सोते समय आरबीसी का मान क्या होता है, घट जाता है। वही चीज लिखल है बाबू, कि शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेकर के आता है। क्या बोले, हाँ, फिर क्या बोले कि खेलते वक्त, कार्य करते वक्त, जब पहाड़ चढ़ रहे हैं, आरबीसी का मान होता जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब सोएंगे, आराम करेंगे, तो आरबीसी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जाइए, देखिए, अब क्या बोले
जो हीमोग्लोबिन होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम गया, तो इससे जो बीमारी होता है उसे बोलते हैं रक्त क्षीणता या एनीमिया बोलते हैं। आप लोग ये भी पढ़ोगे कि एनीमिया का बोलता है खून में कमी हो गया तो एनीमिया हो गया, इससे बच्चा वगैरह में ज्यादा होता है। इसके अलावा ये भी सुनो कि लोहा की कमी से भी एनीमिया होता है, सुने हैं। माने हीमोग्लोबिन की मात्रा से कमी, हीमोग्लोबिन मतलब क्या हो गया कि ब्लड की कमी से, हीमोग्लोबिन मतलब क्या, ब्लड की कमी से हो गया एनीमिया। और जो लोहा होता है ना, लोहा हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। क्या बोले कि लोहा जो होता है, लोहा को आयरन बोलते हैं, ठीक ना। अरे ये आयरन, ये जो आयरन, ये लोहा की बात नहीं करते हैं। इसी का क्या होता है, पार्ट हो गया, मतलब खनिज है, ठीक ना। शरीर के लिए क्या होता है, आपको अलग अलग खनिज की भी आवश्यकता पड़ता है, बहुत ही कम अमाउंट में। आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है, सोडियम की आवश्यकता पड़ता है, पोटेशियम की आवश्यकता पड़ता है। ऐसी क्या होता है, लोहा का भी आवश्यकता पड़ता है। और खास कर जो महिला होती है, महिला के अंदर क्या होता है, आपको आयरन क्या होता है, कमी होता है। तो आयरन का टैबलेट दिया जाता है, बच्चा उच्चा होना रहता है, आयरन का टैबलेट दिया जाता है। इसके अलावा कहा था कि पालक का साग खाइए, हरा सब्जी खाइए, मेथी खाइए, बोला जाता है ना। ये सब क्या आयरन की मात्रा बढ़ाएगा, और आयरन की मात्रा बढ़ाएगा मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगा मतलब क्या, आरबीसी बढ़ेगा, और आरबीसी बढ़ेगा मतलब क्या हो गया, आपको एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर देखिए प्रेग्नेंट महिला है, उसके अंदर क्या, अपना तो पेट पालना ही है, प्लस क्या कि बच्चों को तो पेट पालना है ना। अब वहां बच्चों का पेट पालना है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा आयरन भी चाहिए, तो इसीलिए बाहर से आयरन लेने की आवश्यकता पड़ता है। ये पॉइंट हो रहा है क्लियर ना, आइए। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कमने पर एनीमिया होता है, रक्त क्षमता होता है। इसके अलावा लोहा की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया आपको होता है, ध्यान रखिएगा। खून की कमी हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, ये लोहा की कमी हो गया आपको एनीमिया। आगे बढ़िए, बता दिए। अब सुनिए, ये रट लीजिएगा। स्तनधारियों, जो आपका स्तनधारी होता है, उसकी जो आरबीसी होता है, उसका आकृति कैसा होता है, अभयवातल, क्या होता है, अभयावतल होता है, अभयावतल होता है, अभयावतल होता है। तो सुनिएगा, ये देखिए, ये समझने वाला नहीं, रट लीजिए, ये वाला समझाते हैं स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी को बोलते हैं मैमल्स, क्या बोलते हैं, मैमल्स। स्तनधारी, स्तनधारी को बोलते हैं मैमल्स, क्या बोलते हैं, मैमल्स, मैमल्स। देखिए मैमल्स का पहचान का तरीका क्या है, कि अपना क्या करेगा, अपने जैसा बच्चा जन्म देगा, अपने जैसा बच्चा। ठीक है, कुछ जीव होता है जो अंडा देता है, ठीक ना। अब मैमल जो होता है समान तौर पर बच्चा देता है, लेकिन सारा के सारा मैमल्स, सारा के सारा मैमल्स, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बच्चा ही दे। जैसे कि सांप अंडा देता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारा के सारा सांप अंडे देगा। उसको भी समझाते, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, तो हम बता देते हैं। देखिए, क्योंकि जानते हैं अब होता क्या ना कि समय लग जाता है, जब तक बड़ी समय लेते हैं। अरे भाई, आपस में जब तक इंटरलिंक नहीं कीजिएगा तो कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ आ गया तो वहाँ सांपों वाला आ गया, आज सांप वाला क्वेश्चन पूछा गया, हम क्वेश्चन वहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई दे रहा है। अब लगता है कैसे छोड़कर भाग जाए, ये सब पूछिए देगा, समझ में गया ना। आइए, तो सांपवा का पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद आएंगे आगे। देखिए, सांप को स्नेक बोलते हैं, स्नेक्स, सांप। सुनिए दोस्त, सांप होता है दो प्रकार का। एक होता है ओभी पेरस, एक होता है भीभी पेरस, भीभी पेरस। ओभी पेरस अंडा किसने होता है, अरे अंडा इसे लिखाता है, तो ओभी पेरस क्या हो गया, अंडा देने वाला, क्या हो गया, अंडा देने वाला, अंडा देने वाला। और ये क्या हो गया, भीभी पुरुष, क्या हो गया, भीभी पुरुष। इसको बोलते हैं बच्चा देने वाला, बच्चा देने वाला। किंग कोबरा का नाम सुने हो, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा क्या करता है, बच्चा देता है, किंग कोबरा। या इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, कौन सांप ये नहीं पूछेगा, खाली ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा था कि जितना सांप होता है सब अंडा देता है, सब देता है जी। नहीं भाई, कुछ ऐसा भी है जो बच्चा भी देता है। अंडा देने वाला सांप को बोलते हैं ओविपोरस, याद करना तरीका, ओ से शुरू हुआ, आई से, ओ से शुरू हुआ, आई से। अंडा तो ओविपोरस। अब बच्चा देने वाला क्या हो गया, बीबी पेरस हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, स्तनधारी की पहचान क्या है, कि पहले क्या करेगा, बच्चा देगा, बच्चा देगा। अब फिर क्या हो गया, उसका कान क्या होगा, बाहर, कान क्या होगा, बाहर, कान बाहर, कान बाहर होगा। शरीर पर होगा बाल, शरीर पर क्या होगा, बाल, शरीर पर बाल होगा। और अपना टेम्परेचर वो क्या कर सकता है, देखिए उसका शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस तो फिक्स रहेगा, लेकिन सांप जानते हैं, सांप देखना गर्मी के दिन जानते हैं लुकाया रहता है कोना में, जानते हो क्यों, तो उसका शरीर का टेम्परेचर होता है, ये पर्यावरण के अनुसार बदलता है। अगर बाहर ही रहेगा तो इतना गर्म हो जाएगा बेचारा मर जाएगा, जैसे लुकायल जाता है ठंडवा में, देखना जो गैया वाला भैंसी वाला घरवा होता था ना, वहाँ कोनवा में लुकायल रहता है, चाहे नीचे लुकायल रहता है गर्मिया में।
मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है कि बढ़ता है पर्यावरण के अनुसार, लेकिन हम क्या है बाबू, फिक्स है हमारा, क्या आपको फिक्स है, क्या हमारा फिक्स है। ये बताएंगे आपको, इन्वायरमेंट बताएंगे ना तो हम और बताएंगे कि कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वार्म ब्लडेड क्या होता है, ये सब आपको इन्वायरमेंट बताया जाएगा। लेकिन यहाँ बीच बीच में बोलते चलते हैं ना, ताकि यहाँ कुछ पढ़ लीजिए, कुछ वहां पढ़िएगा, दोबारा आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। आइए, तो असंधारित समझ में आ गया, आगे चलिए। अब आते हैं क्या, एनीमिया एक रक्त विकार है। एनीमिया का रक्त विकार है, जिसमें रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या होता है, कम जाता है। एनीमिया एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ आरबीसी नहीं पाया जाता है, मतलब पर्याप्त ग्लोबिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। एनीमिया होने पर थकान हो गया, कमजोरी हो गया, सांस लेने में क्या होता है, तकलीफ होता है, बस वही हो गया। जब आ गया डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में हम मुख्य रूप से क्या समझे कि ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है। अब आइए डब्ल्यूबीसी, देखिए मोटा मोटा समझ लिया डब्ल्यूबीसी होता क्या। देखिए डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका काम है शरीर को बीमारियों से बचाना, शरीर को बीमारियों से बचाना। मतलब कि इसका प्रमुख काम क्या हो गया डब्ल्यूबीसी का, शरीर को बीमारियों से बचाना। मतलब शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। सुने कि एड्स हो गया है, तो एड्स हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी कम रहा है, कम रहा है, कम रहा है, वो कम जाएगा। सुनिए अभी क्या है कि डब्ल्यूबीसी समझिए क्या है, शरीर का रक्षक है, सेना रहता है ना, सेना। और उसे समझिए कि डब्ल्यूबीसी क्या है, आपके लिए सेना का काम कर रहा है, एकदम रक्षा है, क्या आएगा, मार के पिट आउट कर देगा, समझ ना, मार के पिट आउट कर देगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगा। जब आपका एड्स होता है, एड्स में क्या होता है, एड्स का जो होता है ये डब्ल्यूबीसी को खा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कम कर दिया। डब्ल्यूबीसी को कम कर दिया, आपको कोई बचा पाएगा जी, बाहर से कोई जीवाणु विषाणु आएगा आपको हमला करेगा, बर्बाद कर देगा। आते हैं यहाँ पर, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, याद कीजिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, इसमें केंद्रक है, लेकिन इसका क्या है, आकार निश्चित बाबू नहीं है, इसका आकार निश्चित नहीं है। आपने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय, क्या एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। हम लोग हैं बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार फिक्स नहीं है, कोई आकार में वो अपने आप को बदल सकता है। तो सेम चीज क्या बोले कि आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसका आकार कैसा होता है, आपको अमीबा के समान, कैसा, अमीबा के समान होता है। देखिए इसका अगर डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात करते हैं तो बस आइए बोन मेरो, कहा ये पहला तो आना कोई भी तो कहा ना बोन मेरो। हालांकि बताए हैं कि जो आपका आरबीसी होता है स्पेशल केस में कहाँ फिर बनता है, आपको भ्रूण में ही बनता, जब भ्रूण अवस्था रहता है तो प्लीहा में बनता है, क्या बनता है, प्लीहा में बनता है, और इसके अलावा यकृत में बनता है। आइए यहाँ पर, यह इसका निर्माण क्या होता है, आपको मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, आपको लिम्फ नोड होता है, वहां पर भी बनता है। इसके अलावा क्या, यकृत में बनता है और प्लीहा में बनता है। यकृत में, प्लीहा में, बोन मैरो, सब जगह इसका निर्माण हो सकता है। अब इसका जीवन काल जितना बताएंगे ना सबसे क्या होता है, कम होता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे कम जीवन काल इसका होता है, सबसे कम जीवन काल। और सबसे अधिक जीवन काल क्या होता है, आरबीसी का। सबसे अधिक संख्या भी आरबीसी का होता है, और सबसे कम संख्या बाबू डब्ल्यूबीसी का। ये तो क्वेश्चन पूछता भी है कि एक तरफ है आरबीसी, एक तरफ क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, ये दोनों का अनुपात ये क्या है कि 600 है तो ये कितना है, 1 है। तो मतलब कि आपको आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात कितना होगा, 600:1। मतलब आरबीसी 600 है तब डब्ल्यूसी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सबसे अधिक होता है और सबसे क्या होता है, कम होता है। इसका जीवन काल सबसे अधिक है, इसका जीवन काल सबसे कम है, कोई चीज लिखल है। इसका मृत्यु रक्त में हो जाता है, याद कीजिए। जब आरबीसी था तो उसको मरने के लिए कहाँ जाना था, आपको यकृत में या प्लीहा में जा रहा था मरने के लिए, लेकिन ये ब्लड में मर जाता है। तो मतलब कि इसका मृत्यु कहाँ होता है, आपको ब्लड में। अगला क्या है कि इसका मुंह कार्य क्या है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। मतलब क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, यह शरीर को इन्फेक्शन या क्या करता है, रोग से क्या करता है, बचाता है। अब सुनिएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं आपको जो सुई दिया जाता है ना, देखिए डब्ल्यूबीसी के अंदर भी क्या होता है, कई तरह का होता है, कई तरह का होता है, आपको प्रोटीन पाया जाता है। आपको सुई जो दिया जाता है ना, तो कोरोना वायरस दिया गया, कोरोना वायरस क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस छोड़ा गया है, लेकिन कम है, क्या है, कम, हार्म नहीं करेगा। और शरीर में छोड़ा क्यों जाता है, ताकि इसको पता चल जाए कि अरे भाई कोई आया था ऐसा,
पहले बार तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन आया, है ना। अब अगला बार डंटा लग सब तैयार है क्या, अच्छा अब क्या आता है, पिट आउट कर देना है। तो समझिए, पहले क्या हुआ कि छोटा सेल मरा हुआ क्या है, कोरोना वायरस या कमजोर कोरोना वायरस आपके शरीर में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया, ताकि आपके शरीर के अंदर जो है बॉडी गार्ड सेल बन जाए। शरीर के अंदर क्या है, अपने आप को बना ले, फ्यूचर सेल क्रिएट हो जाए औसन, कि अगर ऐसा ना आ गया तो अगला बार मारना। पहला बार तो आया तो पता नहीं चला कि कुछ हुआ, सोचे क्या है कुछ तो हुआ, कुछ तो आया, बोले कुछ नालू है, देखिए तैयार रहा एकदम हावित हो, समझ में ना। अब अगला बार क्या, जैसे ही आया असली कोरोना आ गया, तैयार सब डंडा लेके मार के पिटौट कर दिया, समझ में ना। तो मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, फ्यूचर सेल वगैरह क्या करता है, क्रिएट करता है। आइए, रक्त विमान, अगला क्या है, प्लेटलेस, क्या हो गया आपको, प्लेटलेस हो गया। ये प्लेटलेस क्या होता है सुनिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बो। याद कीजिए, लाल का हो गया कुछ इरिथ्रोसाइट, उजला के ल्यूकोसाइट, इसका हो गया थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए, यह केवल मनुष्य और अनस्तनधारी पाया जाता है, मतलब कि आपका जो प्लेटलेस होता है सब में नहीं पाया जाता है। ये प्लेटलेस क्या होता है, मनुष्य एवं क्या होता है, स्तनधारी में पाया जाता है। अध्ययन, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं है, मतलब ये भी ब्रेनलेस है। डब्ल्यू के पास ब्रेन है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। ई दोनों के पास क्या ब्रेन नहीं है। आगे चलिएगा, इसका निर्माण कहाँ था, बोन मैरो में। कुछ समझ में नहीं है, बोन मैरो, इसलिए तो बोले कुछ समझ में नहीं है तो क्या करें कि बोन मैरो बनाइए, अस्थि मज्जा। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और इसका मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। कहाँ मृत्यु होता है, प्लीहा में। आइए, इसका मुंह कार्य क्या है, रक्त को रक्त बनाना। ये जो प्लेटलेस होता है रक्त का प्रकार, तो याद कीजिए क्या क्या बताएं। एक तो बताया क्या, कि जो आपको फाइब्रो क्या बोले, फाइब्रोबिनोजोन प्रोटीन था, विटामिन के था, और क्या था, कैल्शियम था, और ये क्या हो गया, प्लेटलेस हो गया। कुछ कुछ फाइब्रोबिनोजोन, विटामिन के, कैल्शियम, और क्या बोले आपका प्लेटलेस। ये चारों का प्रमुख काम क्या है, आपको ब्लड को थक्का जमाना। एक हीमोफीलिया बीमारी होता है, हीमोफीलिया एक खानदानी बीमारी है, और खानदानी बीमारी को बोलते हैं जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। इसको शाही बीमारी ही बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के महारानी में बीमारी खोज हुआ था, शाही बीमारी। इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। इस हीमोफीलिया में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाता है, और शरीर के अंदर जब मतलब कट फट जाता है तो ब्लड जल्दी क्या होता है, आपको रुकता नहीं है, क्या होता है, रुकता नहीं है। ये हो गया हीमोफीलिया, शाही बीमारी। ये क्या है, आपको खानदानी बीमारी, क्या है, खानदानी बीमारी। अब सुनिए, आपको कई बार डेंगू ज्वर हो जाता है ना, सुना डेंगू हो गया, ये सब होता है। तो डेंगू वगैरह हो गया, मलेरिया हो गया, तो शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो गया, कम गया। लेकिन शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम जैसे डेंगू और मलेरिया नहीं होता है, ऐसे मतलब ये मत बोलिए कि शरीर में प्लेटलेट्स कम होता है डेंगू हो गया, नहीं। मतलब प्लेटलेट्स होल है, प्लेटलेट्स का क्या बोलते हैं, कोई डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, तो उस समय आपके शरीर में निश्चित ही क्या होगा, प्लेटलेट्स की मात्रा कम रहेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी नॉर्मल केस में प्लेटलेट्स की मात्रा कम क्या है तो आपको क्या हो जाएगा, डेंगू मलेरिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर होल है वो दोनों बीमारी, तो आपके शरीर के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम है। तो क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि आपके शरीर के अंदर, क्या आप क्वेश्चन बोल रहे थे बाबू, क्या तो बोल रहे थे, हाँ, कि अगर डेंगू और मलेरिया हो गया तो शरीर में किसकी मात्रा कम जाता है। एक और सुनिएगा, बकरी जानते हो ना, बकरी, बकरी का दूध पी जानते हैं, शरीर में बड़ी प्लेटलेट्स बनता है। अब बकरी के दूध बड़ा फायदेमंद होता है। जेकरा गाय के, जेकरा भैंस के दूध क्या है नहीं पचता है, वो गाय का दूध पियो। और जेकरा गाय का दूध नहीं पचता है वो क्या पियो, बकरी का दूध। वो और क्या होता है, पतला होता है, ठीक ना। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही औषधीय गुण होता है। तो हम लोग जब जानते हो पहले कुत्ता पालते थे छोटा था तब, बकरी के पकड़ते थे बाद में, तो हमने के मिल गया, पकड़ लिया, होगा दूध दूध लिए, अब कुत्ता के पिलाते थे। अब ना पता चला कि भाई हमारा को पीना चाहिए था। नहीं, अब उस समय पता नहीं था कितना महत्वपूर्ण है। है ना। आइए, मनुष्य के रक्त के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, आपको आरबीसी, क्या वो आरबीसी। आरबीसी में पाया जाने वाला क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। आप सुनिए, अब हम क्या बता रहे हैं, ब्लड के प्रकार, ब्लड के प्रकार, ब्लड के प्रकार। देखिए, ब्लड मुख्य रूप से होता है चार, ए, बी, सी, डी नहीं, ओ। सुनिएगा, ये बेसिकली क्या है कि आपके शरीर में जो ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोले, हमारे नहीं तो किसी का ये है किसी का भी है, यह सब कारण क्या, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। और उस ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं एंटीजन, क्या बोलते हैं, एंटीजन। जैसे ये ब्लड हो गया ना, ये आपका ब्लड हो गया ना, ब्लड,
तो ब्लड में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हमने क्या बोल दिया, एंटीजन। क्या बोल दिया, एंटीजन। एंटीजन। एंटीजन को ए बी से दिखाते हैं। अगर किसी के शरीर में क्या है, यहाँ पर एंटीजन, क्या एंटीजन बोलते हैं, एन क्या, एंटीजन। अगर किसी के शरीर में क्या है, ब्लड में, कि ए प्रकार का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर उसमें बी प्रकार का एंटीजन है तो क्या हो गया, बी हो गया। अगर उसमें क्या है, सर यहाँ सी नहीं होता है जी, यहाँ ए भी होता है बाबू। ए बी होता है। अगर उसमें ए और बी दोनों है तो क्या हो गया, ए बी हो गया। अगर उसमें कोई नहीं है तो वो क्या हो गया, ओ हो गया। जीरो मतलब होता है जीरो, लेकिन दिखाते कुछ ओ। तो सुनिए क्या बोले, आपके शरीर में क्या एंटीजन पाया जाता है, उसी से तय होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है। अगर आपके शरीर में ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपके शरीर में बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी है। अगर आपके शरीर में ए और बी दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर कोई नहीं है तो क्या हो गया, ओ हो गया। ओ हो गया। अब सुनिए एक और चीज, एंटी जो जन है, एक और देखा गया क्या पता, एंटीबॉडी। क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को ए बी से दिखाते हैं। दो ही प्रकार का होता है, दो प्रकार का एंटीजन, बड़का ए बड़का बी से दिखाइए। एंटीबॉडी ए और बी छोटा से दिखाइए। तो सुनिए, जो एंटीजन ए है और एंटीजन ए दोनों साथ में रह सकता, उल्टा रह सकता है, जैसे ए के साथ बी रह सकता है, लेकिन ए के साथ ए नहीं रह सकता है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम एंटीबॉडी के लिए एंटीबॉडी ले, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी लेते हैं, तो इसके साथ ए रहेगा बाबू, नहीं रहेगा। तो क्या रख देंगे यहाँ पर, बी। यहाँ पर क्या बाबू, कि आपका बी तो रह नहीं सकता है, तो क्या रहेगा, बी। यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए ये बी दोनों है, तो यहाँ पर कुछ बाबू नहीं रहे, यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पाइए, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। सब जानते हैं, यहाँ से घुमाया किसी क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी नहीं होता है। अब खाली एंटीजन याद रखिए, एंटीजन क्या रखिए, याद रखिए कि जो एंटीजन वही ब्लड, नहीं तो वो हो गया है। अब उसके विपरीत करना, एंटीबॉडी करना। आइए पहले एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए, इसमें ए एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। आपका बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी, इसमें क्या होगा, बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ए। क्या पाया जाएगा आपको, ए पाया जाएगा। यहाँ पर ए बी दोनों है, एंटीजन ए बी दोनों है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाया जाता है, ए बी में। कौन सा ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ये भी हो गया। आप सुनिएगा, ये जो ओ हो गया, ये सबको ब्लड दे सकता है, सबको। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता, सर्वदाता, ये सबको ब्लड दे सकता है। और ये भी क्या है, सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिप्टर या सर्वग्राही। ये भी सबसे ले सकता है और वो सबके दे सकता है। यहाँ तक समझ में गया। अब एक और समझिए, आर एच फैक्टर। क्या, आर एच फैक्टर। बाद में एक और देखा गया, एक रिसस बंदर था। क्या, रिसस बंदर, रिसस बंदर, रिसस बंदर। तो रिसर्च बंदर में क्या है कि जो बताया था कि जो ब्लड ग्रुप को खोज के थे, कार्ल एस्टेनर, कार्ल लैंड एस्टेनर, तो वो लैंड एस्टेनर, लैंड अस्टिनर, स्टिनर। और एक और क्या था वैज्ञानिक, बिनर। क्या, वो बिनर। ये रिसर्च बंदर में क्या देखे कि एक और क्या है, अलग तरह का क्या है, आपका एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक ना। और जिसमें है उसको प्लस बोल दिया, जिसमें नहीं है उसको बोल दिया माइनस। यही हो गया आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या हो गया, जिसमें है हो गया प्लस और नहीं है तो गया माइनस। तो अगर है तो प्लस, नहीं है तो क्या हो गया, माइनस। है तो प्लस, नहीं हो तो माइनस, ठीक ना। तो ऐसे ही करते करते क्या हो गया, आपको चार को तो ऐसे ब्लड ग्रुप है, तो कितना हो गया, आठ को। कितना हो गया, आठ को। रखूंगा जी, चार को था ना। अब इसे में ए बी प्लस कीजिए, खन माइनस कीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कुछ आर एच फैक्टर का कंसेप्ट। क्या, आर एच फैक्टर का। ठीक है, अब उसमें भी अलग तरह कहानी है, समान आर एच फैक्टर शादी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो अलग कहानी, वो अलग बताएंगे, ठीक है। आइए, तो आइए बाबू, ये सब बता दिए। दोबारा हम पढ़ के फिर बताने पड़ेगा जी, काम चल जाएगा। वही लिखल है बाबू, इतना पता वही लिखल है। हाँ, तब क्वेश्चनवा पाए नहीं कीजिए, ये तो खाली कहानी चल रहा था, कहानी सुनो। अब आइए, मतलब देख रहे हैं एक क्वेश्चन को बतावे लगी कितना लंबा चौड़ा, मन इसको बोलेंगे तैयारी। आइए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होता, बताइए। कौन हो गया बाबू, वो हो गया। बोले सीधे बता के बड़ी नजर को दिमाग पगला रहे हैं। नहीं है।
तो जानते हैं, और उसे तो पहले एग्जाम उसे निकल जाता था, अब उसे नहीं निकलेगा बाबू। और देखो तो सिंपल सी बात करते हैं दोस्त, हम लोग एग्जाम अगर क्वालिफाई किए हैं तो ऐसी तैयारी किए हैं, ठीक ना। तो ये एग्जाम निकालने वाला तैयारी है, कोचिंग चलाने वाला तैयारी नहीं है। कोचिंग ऐसे चलेगा तो कौन पढ़ेगा? जो कोई पढ़ेगा, अरे बहुत देर लगा हुआ तू सर की, ये क्वेश्चन है बाप रे, है कि नहीं है? यही क्या है, पढ़ने वाला तैयारी है। अब पढ़ाने वाला तैयारी नहीं होता। पढ़ाने वाला क्या है कि एक क्वेश्चन है, होगा से मैक्सिमम 10 चीज बता सकते हैं। क्यों? देखिए, 3-4% बच्चा जो इस चीज़ को समझेगा, महत्व को समझेगा, और 3-4% बच्चा जुड़ेगा, ये जुड़ा रहता है, ठीक है ना। बाकी जितना बनरन है वो जुड़ेगा जी। ये जो थोड़ा तो कम, उसको मतलब है पढ़े में ठीक, लेकिन दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो जुड़ेगा, बोल देगा ना बड़ी उनका जरा माथा दर्द कर लगता है ना, वो घूमेगा पहले 5 साल, और घूम कर थक जाएगा, तो फिर आएगा कि सर बड़ी गलती हो गया हमसे। नहीं ना यहाँ पर, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा लेकिन मिल रहा है यार, ऐसा हमारा को ऐसा ऐसा लेकिन आ रहा है। हैं? ऐसा था ना, ऐसा का था। अरे हमें ऐसा के भी करता है। हम कहते हैं ना कि यार नया नया लेकिन जुड़ो, आपके अंदर एनर्जी रहेगा ना, आपको बड़ा मजा आता है यार, नया नया एनर्जी है ना, आपके एनर्जी देखे मजा आता है। लेकिन सब थक थक जाता है, तब आता है। आप लोग बताइए जी, क्या कोई आप लोग को दिक्कत है बबुआ? बोल रहे हैं कि मैथ वाले फैकल्टी भी जबरदस्त है, तो जबरदस्त आदमी रख ले हम, है ना। आर एस राम जी बोलते पीवाई को खत्म कर दिया टाइम निकाल कर। देखिए, टाइम हमको मिल रहा है, अभी हम क्या है कि 2 दिन आपको पढ़ाने के लिए बोल ही रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमको बहुत चीज करना होता है, खाली यही ना है। देखिए आगे खाली पढ़ाना का तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना एक कंटेंट होता है हम खुदे बाबू बनाते हैं, टाइप फाइप सब खुदे करते हैं, हमको मेहनत लगता है। क्वेश्चन बनाए वाला दूसरा से भी देख हम करवा के देखे, वो देखे कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। कभी हमको ध्यान आ गया बात, बाद में हमको डालना है तो कैसे डलाएगा? बहुत दिक्कत है, इसलिए हम खुद ही सब काम करते हैं। और कुछ कुछ काम खुदे करना चाहिए, क्वेश्चन बनावे वाला काम टीचर को खुदे करना चाहिए। नहीं आइए, अब आइए, पालक के पत्ता किसका प्रबल सोर्स है? बताइए बाबू। पालक के पत्ता में कुछ, पालक हो गया, मेथी हो गया, हरा सब्जी हो गया, कोई चीज आयरन पाया जाता है, तो हो गया। पालक के पत्ता में क्या हो, आयरन का क्या है, अच्छा आयरन क्या होगा, अच्छा। हम्म, आयरन का अच्छा सोर्स हो गया, कहाँ चले, आयरन हो गया, ठीक ना। ये कुछ गलती लिखा गया बाबू, कुछ गलती, विटामिन जैसा कुछ थोड़ी ना होता है। अब आते हैं यहाँ पर विटामिन ए। विटामिन ए कमी से होता है रतौंधी और आंख की बीमारी। पित्ता में विटामिन ए पूरा पाया जाता है, तब पपीता खाइए, आंख की रोशनी बनाइए। पपीता में वो विटामिन ए पाया जाता है। अब सुनिए, एक जगह हमारा टॉपिक है कुछ विटामिन, वहां पर पूरा बताएंगे, फिलहाल ये बताते हैं कि विटामिन क्या है, कि 2 तरह का होता है, कितना, 2 तरह का। एक विटामिन क्या होता है कि जल में क्या हो जाएगा, घुलेगा, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है। एक होगा जल में घुलनशील नहीं, बल्कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील होता है। तो जल में जो घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। जबकि ए विटामिन, बी विटामिन, ई हो गया और के, इसको याद कीजिए, केड़ा, पेड़ा होता है ना, तो केड़ा, के ई डी ए, ए डी ई के, मतलब उसी को पलट दीजिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो फैट होता है उसमें क्या हो जाएगा, आपको घुल जाता है। अब सुनिएगा, हम जब पर पेशाब करते हैं, उसमें कौन विटामिन शरीर से बाहर निकल जाता होगा? और पानी में घुलनशील है, तो पेशाब में निकल जाएगा। तो पेशाब उसाब में क्या होता है, विटामिन बी सी होता है, और खास कर सी होता है, क्या होता है, पेशाब में विटामिन सी होता है। हम जब भोजन वगैरह पकाते हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? और पानी में भोजन पकता है ना, तो पानी में कौन घुलेगा, विटामिन बी और सी। तो मतलब कि भोजन बनाते हैं तो विटामिन बी सी क्या होता है, नष्ट होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं विटामिन ए, तो बता दिए क्या होता है विटामिन ए, कि इसकी कमी से क्या होता है, आपको रतौंधी होता है, आंख की बीमारी होता है, जीरोपैथिलीमिया के नाम सुने होंगे, है ना। और एक होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, वो चावल में विटामिन ए ऐड किया जाता है गोल्डन राइस में, इसको इन्वायरमेंट में डिटेल से बताएंगे। चावल में जो गोल्डन राइस क्या होता है, वो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित क्या है, आपको राइस है, एगो राइस होता है नॉर्मल उजला होता है, उसमें बाहर से विटामिन ए ऐड करते हैं, उसके जीन को चेंज करके, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जीएम क्रॉप है, क्या है, सुनहरा चावल क्या है, जीएम क्रॉप। क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में, सुनहरा चावल क्या है, गोल्डन राइस, जीएम क्रॉप।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसमें विटामिन ए ऐड किया जाता है और यह जीरोपैथिलीमिया बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। जीरोपैथिलीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। मतलब आंख की बीमारी हो गया, रतौंधी भी होता है विटामिन ए की कमी से। एक बार रतौंधी हुआ है, कभी बताएंगे बाद में, है ना? बताइए, वही लिखा है बाबू। पालक के पत्ते में आयरन पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन होता है मेथी में। का मेथी के साग में, मेथी में पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को अक्सर आयरन की कमी होता है। क्यों? समझ में आ रहा ना? क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है भोजन को तोड़ने के लिए, बच्चा के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक ना? तो वहां पर क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, तो क्या होगा? आयरन की भी कमी हो गया। इसलिए बाहर से आयरन लेंगे, तो आयरन लेंगे तो हीमोग्लोबिन और बनेगा, तो हीमोग्लोबिन और बनेगा तो और ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन एनर्जी क्या होगी? मिलेगा। तो बाहर से क्या होता है? आपको टैबलेट आयरन का लिया जाता है। आइए, आयरन की कमी से होने वाले रोग को बोलते हैं एनीमिया। ब्लड की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन में हीमोग्लोबिन का, आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या है? आयरन आवश्यक है। आयरन क्या होता है? प्रमुख सोर्स हरा सब्जी हो गया, है ना? पालक हो गया, मेथी हो गया, केला हो गया, कलेजी हो गया, उसमें भी क्या पाया था आपको? आयरन पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपको जीरोपैथिलीमिया होता है। बस वही हो गया। आंख की बीमारी होता है, वो सब छोड़ दिया, फालतू है। पानी में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी हो गया। अब भाषा में ए डी ई के हो गया, केड़ा हो गया। आगे बढ़िए। रेशम किससे उत्पन्न होता है बाबू? रेशम, आप सुनिए, ये विविध में पूरा बतैले हैं, यहाँ बताना पड़ेगा कि हो जाए काम। अरे बताना पड़ेगा, पूरा विविध में बढ़िया से बतैले हैं। एक बार जल्दी से खाली बता देते हैं कि सब विविध में बतैले हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है ना कि आपको विविध का भी पार्ट है। आइए देखिए बाबू, ये क्या है? रेशम का कीड़ा पाला जाता है। क्या होता है? रेशम के कीड़ा को पाला जाता है, ठीक ना? देखिए, सबसे पहले रेशम की बात करते हैं। रेशम एक तरह का क्या धागा होता है, और रेशम को रेशम को बोल सकते हैं सबसे पहले बनाया कहाँ गया था? तो चीन में। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ। और सूती वस्त्र को बोलते हैं कॉटन। कॉटन का आविष्कार हमारे हुआ। देखिए सुनिएगा क्या बोल रहे हैं दोस्त, कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, समझा देते हैं। आइए, एक तरफ क्या बोलती है? रेशम। गाना सुनो ना, रेशम जैसे बाल है तेरा सोने जैसे, मैं कुछ और बोलता है, दूसरा चीज बोलता है, गड़वा गया। अच्छा ठीक है, आइए। रेशम को बोलते हैं सिल्क। अरे अब गड़वा गया तो छोड़िए। एक होता है कुछ कॉटन। कॉटन में क्या बोलता है? सूती। क्या बोलते हैं? सूती बोलते हैं। सूती का आविष्कार जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हुआ था। कहाँ? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले, मतलब भारत में हुआ। रेशम को सिल्क बोलते हैं, इसका आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। देखिए कुछ और, चीन में रेशम का आविष्कार हुआ, चीन में कागज का भी आविष्कार हुआ, चीन में क्या हुआ? आपका लिखने की कला का आविष्कार हुआ। और चीन में क्या हुआ बाबू? देखो, जो दिशा सूचक यंत्र होता है ना, वो भी कहाँ खोज किया गया है? चीने में खोज किया गया। पहला जो कंप्यूटर टाइप एबाकस होता है, वो भी कहाँ? चीने में। प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले कहाँ? चीने में। तो चीन में कोची नहीं हुआ है, बहुत अच्छी हुआ है। आइए, चीन में लोकतंत्र नहीं हुआ, वो भारत में हुआ है। आइए, अब देखिए क्या होता है, एक और जान लीजिए। रेशम मार्ग पर कुषाण शासकों ने कब्जा कर लिया था। रेशम मार्ग पर कुषाण शासकों ने कब्जा कर लिया था, ये आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा। आइए, अब देखिए क्या, रेशम में कीट को पाले। रेशम में कीट को पाले, तो रेशम, ये देखिए रेशम का एक कीट है, बड़ा कीट है। इसको क्या किए? पाले। पाले तो दिया कुछ ही अंडा। अंडा दिए, अंडा से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा बना, और लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा। लार्वा से कैटरपिलर, और कैटरपिलर से क्या बनेगा? प्यूपा। ठीक है ना? अब प्यूपा से क्या फिर निकलेगा? वो आपको अंदर से क्या निकलेगा? रेशम निकलेगा। क्या क्या बोले? पहला, ये डल्ट है, रेशम कीट, ये पाला, ये अंडा दिया। अंडा से क्या बना? लार्वा। लार्वा से क्या बना? आपको कैटरपिलर। क्या बना? प्यूपा। आई प्यूपा। अब प्यूपा बाद में क्या होता है? कोकून। ये नहीं होता इसे बन गया ये उसको कोकून क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। तो कई जगह देता है कि रेशम में कीड़ा किसे प्राप्त होता है? प्यूपा देगा, लार्वा देगा, कोकून देगा। ये तीनों ऑप्शन में दे सकता है। अगर प्यूपा दे सकता है, कोकून दे सकता है, या क्या लार्वा दे सकता है। तो इससे क्या होता है? रेशम आपको बनता है। आइए, आइए। तो रेशम किससे उत्पन्न होता है बताइए? रेशम एक कीड़ा के अंडा से बाबू। अभी पढ़िए सही, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट चूज करना है। अंडा बाबू, प्यूपा बाबू, लार्वा बाबू, और कीड़ा। सबसे बेहतर क्या होगा? प्यूपा। क्या होगा? प्यूपा। हाँ, सबसे बेहतर क्या होगा? प्यूपा। और कोकून रहेगा तो कोकून बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बाकी कहानी पढ़िए। रेशम जो होता है, रेशम एक कीड़ा के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम बाबू क्या होता है? कोकून से ही बनता है। ऑप्शन में कोकून रहेगा तो कोकून भी आंसर हो सकता है।
कोकून के भीतर क्या होता है, जो बंद लार्वा होता है उसे प्यूपा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। रेशम क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। रेशम बनाने की कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। और रेशम कीट का जो पालन करते हैं उसके अध्ययन को बोलते हैं सेरिकल्चर। ये क्वेश्चन पूछेगा, रेशम कीट के पालन का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं कुछ सेरिकल्चर। मतलब यहाँ पर डिफरेंट चीज का अध्ययन या पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोकल्चर, टिश्यू कल्चर, मिट्टी कल्चर, अलग अलग पूछेगा। तो यहाँ एक जगह क्या है आपको लिखा गया है, कोई दिक्कत? मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमुख चीजों के अध्ययन से भी प्रश्न आ रहे हैं, मतलब इसे याद करें। करें, नौकरी लेना तो करें, और नौकरी नहीं लेना है मत करें, है ना। एपी कल्चर, एपी कल्चर क्या हो गया, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी मध रहता है, तो मध पी, ए पी, ए पी, ए पी, ए पी, एपी क्या हो गया, मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। अब हो गया बीटी कल्चर, अंगूर पालन। अंगूर उत्पादन को बोलते हैं कोची, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर अंगूर, तो नहीं बोलता है ए बेटी, बेटी, ए बेटी ल अंगूर। अरे पापा उनसे नहीं आते हैं तो बोलते बेटी, ए बेटी, बड़ा प्रेम से बोलता है। अरे अब बाल बच्चा के देखता है ना गार्जियन तो उतना मियाज से खुश होता है, मियाज छकल है। बेटी, बेटी ल अंगूर। तो बीटी कल्चर क्या हो गया, अंगूर से। और ओल का सब्जी बनता है, कोची ओल का सब्जी खाए, ओल से क्या हो गया, ओलोरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर क्या हो गया, सब्जी के उत्पादन। ओलेरी कल्चर सब्जी के उत्पादन हो गया। अब क्या हो गया, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी देखना, आप घर में छिपकली उन्होंने जाइत रहता है, घर में छिपकली बोलते एकदम सरवा एकदम खत्म है हवा, एकदम उछल चलित हवा, बोलते हैं ना जी। तो सोरोलॉजी क्या हो गया, आपको छिपकली का अध्ययन। सोरोलॉजी क्या हो गया, छिपकली का अध्ययन। आते हैं फिर बाबू क्या आपको दिया गया है, आइए बड़ी मानिए फिर। अभी कुछ देर पहले बताया कुछ चीज, सेरी कल्चर। तो सेरी तो क्या हो गया, रेशम। सेरी कल्चर क्या हो गया, रेशम। ये हो गया सिल्वी कल्चर, याद कीजिए कजी बाबू, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर क्या हो गया, कास्ट, जो पेड़ होता है ना जिसे बाबू लकड़ी बनता है, तो काष्टी पेड़ों का संवर्धन या काष्टी पेड़ के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें लकड़ी वगैरह होता है, उसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर। हो गया। अब दो को बड़ी महत्वपूर्ण है, एक हो गया माइकोलॉजी, एक हो गया फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, हम लोग के एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन आता था माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। तो सुनिए क्या बोले, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी क्या होता है, कवक। क्या होता है, कवक, कवक होता है। एक होता है फाइकोलॉजी, क्या होता है, फाइकोलॉजी, ये होता है सवाल। क्या वो सवाल, तो हम जानते हैं, देखिए याद हमेशा रहता है माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, एकरा में कौन होगा, होकरा में कौन, ई करवाता है। तो हम याद अगले सोफा, क्या वो सोफा, क्या हो गया सोफा। तो सो से हो गया कुछ सवाल, आप फ से हो गया साइकोलॉजी। से सोफा, आप फ से साइकोलॉजी। तो सोफा से तो हमेशा याद रहेगा। अच्छा है तो ऐसे देखिए, माइको को, तो क्या हो गया क, माइको क्या हो गया, माइको, माइको तो क्या हो गया कवक। तो माइकोलॉजी क्या हो गया, कवक का अध्ययन को, और फाइकोलॉजी सवाल के अध्ययन को। बाकी इन्वर्टमेंट बताएंगे, कवक का सवाल मिलता है तो बोलते हैं लाइकेन। ये क्वेश्चन पूछेगा, कवक और सवाल जब दोनों मिलता है तो दोनों के सहजीवी संबंध को बोलते हैं कौन सी, लाइकेन। और लाइकेन को बोलते हैं अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। मतलब क्या बोले, माइकोलॉजी हो गया कवक का अध्ययन को, और फाइकोलॉजी हो गया सवाल के अध्ययन को। कवक का लाइकेन मिलता है, दोनों के सहजीवी संबंध म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, इन्वायरमेंट का पार्ट है वहां पर बताएंगे, खाली भी खाली बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसको बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन। हाँ लाइकेन जानते हैं क्या होता है, ये आपका एयर पॉल्यूशन का अच्छा इंडिकेटर है। पूछेगा कि लाइकेन किसका सूचक है, एयर पॉल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। एक होता है ट्यूबफेक्स का, होता है ट्यूबीफेक्स होता है, ट्यूबीफेक्स। यह किसका होता है, जल प्रदूषण का। लाइकेन होता है एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, और जो ट्यूबीफेक्स होता है कौची का, जल प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। बाकी सब इन्वायरमेंट बताएंगे, इन्वायरमेंट ये भी बताएंगे कि बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है। आगे बढ़िए, चलिए बबुआ। अब हो गया कोची, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथो, एंथो क्या हो गया, पुष्प का अध्ययन। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या हो गया, पुष्प का अध्ययन हो गया। अब हो गया एंटो, एंटोमोलॉजी, एंट, एंट मतलब चिट्टी, एंट मतलब चिट्टी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी तो क्या हो गया, कीट का अध्ययन, क्या हो गया, कीट का अध्ययन। अब हो गया पोमोलॉजी, प फ प फ प फ, म, प से पोमोलॉजी, अब फ से हो गया फल। इसको भी तुरंत याद करना पड़ेगा क्योंकि पुष्प है, एक हो गया कोची फल।
पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं कीट का अध्ययन को, और पोमोलॉजी बोलते हैं फल का अध्ययन को। और आइए क्या, ऑर्निथोलॉजी, ये होता है पक्षी का अध्ययन, ये भी पूछेगा। पक्षी का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और एक होता है मछली का अध्ययन, एक होता है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, समुद्र में जो भी जीवन रहता है उसको आपको मिला बोलते हैं मत्स्य बोलते हैं। पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन, वहां से पकड़ के लाते हैं गरई वगैरह कुछ भी, उसको पीसी पीस काटते हैं। पीसी कल्चर हो गया, मत्स्य हो गया, पीसी कल्चर मत्स्य हो गया। लेकिन स्पेशल मछली पूछेगा तो होता कुछ आपको इक्थोलॉजी। और निथोलॉजी इक्थोलॉजी में करवाइएगा, तो ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन, हम मछलियों का अध्ययन बोलते हैं इक्थोलॉजी। अब पीसी कल्चर क्या होता है, आपको मत्स्य उत्पादन संबंध है। और ये डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो का मतलब होता है झाड़ी या वृक्ष, झाड़ी या वृक्ष के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी, झाड़ी या वृक्ष के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। और सांप के अध्ययन को बोलते हैं ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, सांप के अध्ययन को बोलते हैं ओफियोलॉजी, सांप के अध्ययन को ओफियोलॉजी बोलते हैं। तो बोलिए, सेरिकल्चर, रेशम कीट, विटीकल्चर, अंगूर हो गया, और क्या बोले बाबू, और कुछ होना था, यहाँ सिल्वी कल्चर, काष्ठी पेड़ का संवर्धन हो गया, माइकोलॉजी कवक, माइकोलॉजी सवाल, लाइकेनोलॉजी लाइकन हो गया, एंथोलॉजी पुष्प हो गया, एंटोमोलॉजी कीट हो गया, पोमोलॉजी फल हो गया, ऑर्निथोलॉजी पक्षी हो गया, इक्थोलॉजी मछली हो गया, अब पीसी कल्चर क्या हो गया, मत्स्य हो गया, डेंड्रोलॉजी क्या हो गया, वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन, ओप्टोलॉजी क्या हो गया, सांप का अध्ययन। तो इसको याद करने का प्रयास आपको करना है। आइए, यह तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। ये जानते क्या हो गया, आपका एक बोटनी का पाठ है, किसका पाठ है, बोटनी। जैसे बायोलॉजी में भी क्या है, आपका बोटनी का पाठ है। अभी जानते हैं कहाँ इसको रखेंगे, इसको रखें कहाँ आपको, प्रजनन का, वो प्रजनन कहाँ रखेंगे दोस्त, प्रजनन में, प्रजनन, प्रजनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव जंतु अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मानव मानव जैसा बाल बच्चा पैदा करेगा, भैंस भैंस जैसा, है ना, गेहूं गेहूं ऐसा, बकरी बकरी ऐसा, ये सब क्या है, अलग अलग जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जैसा संतान उत्पत्ति को बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, ये दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक को बोलते हैं अलैंगिक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाबू। एक होता है लैंगिक, क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अंग्रेजी में बोलेंगे लैंगिक को सेक्सुअल, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल। देखिए, मनुष्य की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ता है बच्चा पैदा करने के लिए। लड़का लड़की मिलता है तब क्या होता है, बच्चा पैदा होता है सेक्स करने के बाद, तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर मेल फीमेल की आवश्यकता पड़ेगा। जो मनुष्य में होगा, जानवरों की बात करते हैं, सब क्या होता है, यही होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन होता है, मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत तरह का सेल होता है, वहां पर इस तरह का होता है। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे, अमीबा की बात करें, अमीबा की, अमीबा में एक ही सेल होता है, मेल फीमेल सब वही रहता है, तो वहां होता कुछ आपको वो अलैंगिक जनन। यहाँ पर मेल और फीमेल अलग आवश्यकता बाबू नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक, असेक्सुअल। अ मतलब ना, अ मतलब क्या होता है, ना, अगर मेल फीमेल की आवश्यकता ना पड़े रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पड़ते हैं। इसे बात करके अमीबा क्या बोले, अमीबा में यहाँ मेल फीमेल की आवश्यकता बाबू नहीं पड़ता है। अब कुछ और, अब बात करते, जानते हैं ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी क्या होता है, कई प्रकार का होता है, कई प्रकार। उसमें एक समझना क्या है, रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है, एक होता है कायिक प्रजनन, क्या होता है, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन होता है, प्रजनन। इसको बोलते हैं भेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन। ये कायिक प्रजनन क्या होता है, ये देखिए, अगर कोई पौधा वगैरह है, उसको एक पार्ट वो प्रजनन का काम में भाग ले, कोई भी, किसी का जड़ हो सकता है, किसी का तना हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, अगर एक ही क्या है प्रजनन में भाग लेता है, उसी प्रजनन हो जाता है, अलग चीज की आवश्यकता नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं कायिक प्रजनन। समझने के लिए, जैसे आप गन्ना की बात करते हैं, क्या वो गन्ना, गुलाब हो गया, सहजन क्या हो गया, सहजन, इसको मुनगा बोलते हैं जी। ये तीनों में क्या होता है, इसको तना को क्या बोलते हैं, तना को काटिए, काट के कहीं रोप दीजिए, नया पौधा बन जाता है।
अपने से संतान पैदा हो गया, तो सेक्सुअल है क्या? सेक्सुअल, हाँ सेक्सुअल हो। आप सुने होगा वो क्या, शकरकंद, शकरकंद का नाम सुने हैं जी? शकरकंद वो गाना आया था, अलग भैले झारखंड का खैबर शकरकंद, ये सुने हैं? बहुत पहले आया था, है ना? यही गाना आप जानते हैं, पूरा सरस्वती जी के लाने गए थे अपना मार्केट में, 10 किलोमीटर, अब भर रास्ता यही गाना पर नाचते हुए आए थे। ये बात है 2000 के, कितना साल हो गया, ढेर हो गया, 24 साल हो गया जी। वाह, ये तो बहुत हो गया, देखिए तो लग रहा है कि नहीं, सोचला पर लगता है कि बहुत दिन के हो गए ना जी, इसे तो लगता है कि लड़के हैं। आइए, शकरकंद, शकरकंद क्या है कि जड़, क्या वो जड़ को रोप दीजिए, ये सब क्या है, कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब पूछा गया क्वेश्चन, तना काट किसमें प्रयोग करते हैं? गन्ना को रोपना है, तना काट के रोप दीजिए। गुलाब को रोपना है, तना काट के रोप दीजिए। सहजन को काटना है, तना काट के रोप दीजिए। ये तना समझ में आता है ना, कुछ होता है? अरे ये जड़ हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला तना हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, पत्ती हो गया, क्या हो गया, पत्ती हो गया। जड़ जड़ तना पत्ती हो गया। ठीक है, आगे आइए। तना की कटाई का प्रयोग किसके पुनः उगाने के लिए करते हैं, बताइए वो किसके लिए? हाँ, क्या हो गया, गन्ना हो गया। कपास का तो पौधा रोपा जाता है, काली मिट्टी में कपास पूरा होता है ना? कपास को ही कॉटन बोलते हैं, यही से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। आगे आइए। केला, केला को तो कबार को रोपते हैं, वही पौधा को रोपना पड़ता है, जड़ वगैरह, है ना? आइए। पटसन की बाबू, पटसन क्या होता है? पटसन जी, पटसन ध्यान है, होता है कुछ पौधा होगा, पटसन होता होगा, ठीक ना? जूट का पटसन बोलते हैं क्या? जूट को, मतलब जूट का भी पौधा होता है, जूट का क्या होता है, आपको पौधा होता है। और जूट के उत्पादन में, सुन लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा, जूट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा उत्पादन वर्तमान में भारत में हो रहा है, पहले बांग्लादेश में, वर्तमान में कहाँ, भारत में हो रहा है। लेकिन निर्यात के मामले में बांग्लादेश है। भारत में सबसे ज्यादा 20% का हो रहा है, भारत में, लेकिन निर्यात के मामले में कौन आगे है? बांग्लादेश। अब भारत में कहाँ ज्यादा परसेंट हो रहा है जूट वगैरह? तो जूट कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगर चावल पूछेगा तो चावल ज्यादा कहाँ हो रहा है? चीन में। लेकिन चावल बेच कौन ज्यादा रहा है, निर्यात कौन कर रहा है? भारत, है ना? गन्ना ज्यादा वर्तमान में कहाँ हो रहा है? भारत। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना वर्तमान में कहाँ हो रहा है? भारत में। बेच कौन रहा है ज्यादा? ब्राजील। वो दूसरा स्थान पर है, लेकिन बेच रहा है ब्राजील, क्योंकि उसके पास जनसंख्या कम है। पहले गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहला स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में कौन है? भारत पहला स्थान पर है। लेकिन बेचने के मामले में कौन है बाबू? ब्राजील है। हम लोग ज्यादा उत्पादन भी करते हैं, ज्यादा खाते भी हैं, पहुंची गन्ना की बात करते हैं। ठीक ना? आइए। अब भारत में गन्ना कहाँ जाता था? यूपी में। और गन्ना मिल जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। और चीनी कहाँ जाता होगा? महाराष्ट्र में। आइए। गन्ना की कटाई का प्रयोग पुनः उगाने के लिए किसे करते हैं? गन्ना का। गन्ना हो गया, गुलाब इत्यादि को पुनः उगाने के लिए इसको काट कर भूमि में गाड़ देते हैं। तना काट द्वारा प्रजनन को वनस्पतिक प्रसार, उसको हम कायिक प्रजनन लिखते हैं, वनस्पतिक प्रसार कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यह पौधे की प्रजनन कैसी अलग विधि, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें पुमंग और जयांग की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आगे हम बताएंगे पुमंग जयांग क्या होता है, फिलहाल जानिए, बोटनी आएगा तो बताएंगे। पुमंग क्या होता है? पौधा का प से पुमंग, प से पुरुष, प से पुमंग, प से पुरुष, पौधा का पुरुष संज्ञा कहलाता है पुमंग। और जयांग क्या होता है? पौधा का मादांग, पौधा का मादांग फीमेल अंग क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है। तो यहाँ फीमेल और मेल की आवश्यकता पड़ा, तो पुमंग जयांग की आवश्यकता नहीं पड़ा। इस प्रकार की प्रजनन में, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या होता है कि कोई भी पार्ट, चाहे तो पत्ती, चाहे तो जड़, चाहे तो तना, क्या होता है, आपको रिप्रोडक्शन का काम करता है। नोट, पौधे के नर भाग को पुमंग और मादा भाग को बोलते हैं ज्याम। ये क्वेश्चन पूछेगा। गन्ने के उत्पादन उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, इसे बता दिए बाबू। और गन्ना का सर्वाधिक मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। गन्ना के उत्पादन में वर्तमान में भारत पहला स्थान पर है, और ब्राजील है दूसरा स्थान पर। लेकिन अब क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीनी उत्पादन भी कर रहे हैं और उपभोग भी कर रहे हैं, लेकिन बेचे में पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील है। अच्छा, क्यूबा क्या है? क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा देश को बोलते हैं चीनी का कटोरा बोलते हैं, और भारत में यूपी बोलते हैं भारत का चीनी का कटोरा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है, और सुगर बाउल ऑफ द इंडिया यूपी को। अब भाई एड्स, ये हम लोग का 10वां में आया था। एड्स क्या है? बड़ी पहले पूछता था, अब नहीं पूछता होता। अब इतने बीमारी, कोरोना तोरोना आ गया, सब बेचारा वैल्यू है नहीं जी, नहीं होता है। जैसे घर में समझिए कि बड़का दामाद जब शादी हुआ होगा तो तनका वैल्यू मिलता होगा। और जब घर में क्या होगा, 3 गो साली था, छोटकी के ब्याह होगा, तो कोई वैल्यू मिलेगा जी? अब तो नयकन का वैल्यू मिलेगा।
वो तो घर आता हुआ बड़ी काम करे पड़ता है। बड़कन के शुरू में अच्छा रहता है कि बड़ी हंसी मजाक चलता है, नहीं फिर क्या होता है कि 5-6 साल के बाद बड़ी काम करे पड़ता है बड़का के। इसलिए बोलता है चाहे छोड़िए, खत्म कीजिए उस बात को। कोई दिक्कत ना है? दिख तो रहेगा तो भाई तो हम 2 घंटा पढ़ाई ना करेंगे। भैया, एड्स क्या होता है? एड्स कोई ये कोई बीमारी नहीं है। एड्स क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों क्या है? समूह है, उसी को बोलते एड्स, है ना। ये एड्स में होता क्या है कि आपके शरीर का डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? कम गया। आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है क्या हो गया? कम गया। और डब्ल्यूबीसी आपको कई तरह की बीमारी से बचा रहा है, कई तरह की बीमारी से बचा रहा है। और डब्ल्यूबीसी कम गया तो यानी बाहर में तो कई सब तो जीवाणु विषाणु है ही ना जी, आपके शरीर पर आक्रमण करेगा। तो पहले डब्ल्यूबीसी के कारण क्या है कि घर में इंटर नहीं करता, ये गार्ड का काम कर रहा था। अब गार्डे कमजोर पड़ है, गार्डे के लंगड़ी होल है। तो जब गार्डे कमजोर है तो घुसे ना जाए घर में टेल डाल के जी। आ घर में घुस गया, पहले तो सामान चुराएगा, कुछ और चुराएगा, फिर मुंह नाक फोड़ेगा, होता है ना। तो सेम चीज हो गया, अब क्या डब्ल्यूबीसी गार्ड से है, गार्डे कमजोर पड़ गया। तो यही चीज अब क्या है, इसका एड्स का पूर्ण रूप बोलता है। एड्स का होता है कुछ एक्वायर्ड इम्यूनो, क्या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये क्या होता है? विषाणु से होता है। एड्स क्या होता है? जीवाणु से नहीं, विषाणु से होता है। और विषाणु का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब सुनिएगा, ये सब फालतू है। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या क्या एक रिट्रो वायरस, क्या होता है रिट्रो वायरस? अब वायरस का कई प्रकार होता है, चलिए जानिए क्या होता है रिट्रो वायरस होता है, इसे पूछता वैसा नहीं है, फालतू है, आगे चलिए। अब ये पूछेगा HIV वायरस आपको संक्रमित कैले है कि नहीं कैले है? उसके लिए होता है एलिसा टेस्ट। क्या होता है? एलिसा टेस्ट। और जब एलिसा टेस्ट पढ़िएगा तो तुरंत पढ़ना है विडाल टेस्ट। कौन सा वो? विडाल टेस्ट। सुनिए, एक क्या है? एलिसा। ये क्या हो गया? एलिसा, एलिसा टेस्ट। एक होता है विडाल। क्या होता है? विडाल होता है। जो एलिसा जो टेस्ट होता है, ये किसको पता करने के लिए होता है? ये होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। अब विडाल होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड बेसिकली क्या है ना कि आंत की बीमारी। कहाँ? आंत की बीमारी। टाइफाइड कहाँ है? आंत की बीमारी है। टाइफाइड किसकी है? आंत की। पूछता है कि टाइफाइड किसको संक्रमित करता है? आंत को। कोई दिक्कत? अब समझना क्या है कि पिडाल तो क्या होगा? टाइफाइड। देखिए एकरा में ड, एकरा में डर है जी, ऐसा कुछ ऐसा बना रहा है, बन रहा है। पिडाल हो गया कुछ टाइफाइड से, एलिसा हो गया किसे? एड्स से। अब पूछेगा एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म, कि एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है, HIV वायरस को जानने के लिए है कि नहीं है। और उसका फुल फॉर्म होता है, वो कहाँ? देखिए यहाँ देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे होता है। तो ये आपको रटना पड़ेगा बबुआ, जहां रटना है वहां रटना पड़ेगा। एक बात है कि एड्स कैसे हो सकता है? एड्स देखिए, एड्स जिसको होल है उसके संक्रमण से आपको एड्स हो सकता है। सुनिए, अगर जिसको एड्स होल है उससे तुम हाथ मिला रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, खानों से एड्स नहीं होता, लेकिन अब क्या खा रहे हैं और ओकरा एड्स होल है ना। और प्लस उसका हथवा कटल है, हथवा कटल है, और आपका जिह्वा फरल है, दोनों होना चाहिए, है ना। अब क्या हुआ कि आप खा लिए, उसके साथ खा रहे हैं तो उसका एड्स होल है, उसका हाथ क्या है? कटल है। तो खूनवा तो मैंने घूमेगा ओकरा में मिल जाएगा, मिल गया, अब वही खाएं, आपका जिह्वा फरल है, तो जिह्वा के माध्यम से कहाँ होगा? अंदर चला जाएगा। समझे? नॉर्मल केस में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको कुछ होल है, आपको भी कुछ होल है, तो हो जाएगा। आप फोकचा उकचा खाते हैं नहीं, एकदम उंगली दबा के देता है, हालांकि आप फोकचा वाला जानते हैं और उसे नहीं देता, अब वो मजे खत्म हो गया। लेकिन पहले फोकचा का मतलब क्या कर रहा है? पूरा एकदम उंगली एकदम गंदा डाल दे और उसके बाद दे, तब फोकचा का मतलब है। अब देता है वो अथी से पानी, अब मजे खत्म। नहीं जी, तो समझिए, अब क्या है कि फोकचा खाने गए, अब फोकचा क्या कि उदिया, उसको एड्स होल है, तो आपको एड्स नहीं होगा। लेकिन अगर उदिया होकर उंगली उंगली कटल था, उसमें मिल गया और आपका जीभ फरल है और उसके बाद मिल गया, तो एड्स हो जाएगा। अब एड्स एक तो वो कारण हो गया। इसके अलावा क्या होता है? देखिए, अगर किसी को एड्स होल है, आप सैलून में गए, सैलून में कहाँ गए? बाल बनाने। सैलून में बाबू बाल बनाने, सैलून में कहाँ गए हैं? बाल बनाने गए हैं। जो कहीं से उसको काटा, जो ब्लेड से, वही ब्लेड से आपको क्या किया? बना दिया।
तो आपको एड्स हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, किसी को सुई दिया यार, उसको एड्स है, और वही सुई आपको दे दिया, मतलब इसको बोलते हैं टीकाकरण, क्या बोलते हैं, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, उसी से आपको दे दिया तो आपको एड्स हो जाएगा। पहले जानते हैं सिरिंज आता था, अथी शीशा का आता था सिरिंज, बड़ी महंगा आता था, तो इसीलिए उसी से सुई, तो उसको गर्म पानी में डाला जाता था और तब सुई दिया जाता था। तो उतना गांव में लोग करता है जी, वो तो उन्हें कुछ कर ही रहा है, कुछ बोलते कि फलना चलो माथा फूट गई है, तो आएगा वो यहाँ तक क्या करेगा, सब कर देगा, ओकर हाथ में कितना जीवाणु विषाणु थोड़े पता चलता है। उन्हें कुछ कर रहा था, धान सो रहा था, फोन गया कि ओ देखो ना आपका पैर फूट गया, दौड़ का हुआ गया, कर दिया नहीं, यही बता रहे हैं। अब क्या है कि जो आदमी इतना लापरवाह है, वो आदमी लगता है बाबू वो गर्म करेगा, तो अब क्या किया गया है, फेंको फेंको सुई आ गया, सुई दीजिए फेंक दीजिए, सुई दीजिए फेंक दीजिए, ये तो हो गया। इसके अलावा क्या होता है, किसी को एड्स है, और क्या होता है, उस सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करता है, जिसको एड्स है और उस सेक्सुअल रिलेशन स्थापित कर रहा है, तो उसको बाबू एड्स हो सकता है। बड़ा कोला सुनते नहीं, कहीं बाहर में रहता है, पांच छह के साथ सेक्स किया, आपने आगे बीवी के साथ सेक्स किया, उसको भी क्या हो गया, आपको एड्स हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका एड्स का कारण हो गया। असुरक्षित यौन संबंध से एड्स होता है, संक्रमित टीकाकरण से एड्स हो सकता है, साथ खेलने और साथ खाने से एड्स नहीं होता। ये पहले प्रचार ट्यूब देता था कि साथ खेलने और साथ रहने से एड्स नहीं होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, कम जाता है। अभी तक एड्स बीमारी का कोई जड़ से समाप्त करने वाला टीका का खोज नहीं हुआ है। ये कैसे बीमारी है जानते हो, अगर ये बीमारी होता और आदमी मरे लगता ना, अगले महीने टिका जाता। कोरोना हुआ, आदमी मरे लगा, तुरंत क्या हुआ, सबके अंदर डर है, सबको दवाई लेवे करेगा, तो इसका एक मार्केट है, क्या है मार्केट। एड्स हो गया, धीरे धीरे हो रहा है, अभी धीरे धीरे ये 50 साल में पता लगा तुमको एड्स हो था, 50 साल के बाद मरेगा, कौन फिर मरेगा जी। अगर एक लाख दवाई मान ली कि 1 लाख का कोई लेगा, ये कोरोना आयल है, और दवाई 1 लाख के है, कितना के 1 लाख के है। गरीबों से गरीब क्या करेगा, अपना किडनी बेच देगा, लेकिन क्या करेगा, दवाई लेगा, है कि नहीं लेगा। डर है, और डर से मार्केट, डर है तो मार्केट है, डर नहीं तो मार्केट नहीं है। कोचिंग का भी मार्केट ऐसी होता है, 8 लाख फॉर्म, सफलता कितना, 80 गो के, 0.0000008%। लेकिन ये देखो टॉपर हमारे यहाँ के, पहले डर दिखाया और डर के बाद समाधान दिया, समझ में रहा ना। सब जगह इसी मार्केटिंग होता है, पहले डर फिर समाधान। मोदी वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलेंगे, पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमको जिताओ, है ना। राहुल गांधी क्या भी बोल रहे हैं, तुम बेरोजगार हो, डर, बेरोजगार हो, कितना बड़ा बेरोजगारी, बहुत बड़ा डर है जी। बेरोजगार हो मतलब गेल गुल तुम हो, लेकिन हमको वोट दो, हम नौकरी देंगे। समाधान, पहले समस्या, आप समस्या को और बढ़ा के दिखाओ, और फिर समाधान दो, बिजनेस चल गया। आइए यहाँ पर अभी तक एड्स बीमारी का कोई जड़ से समाप्त करने वाला दवाई नहीं हुई, लेकिन एक दवाई है बाबू, इसका नाम है AZT, क्या AZT, इसका नाम है एजिडो, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन क्या है, इसका आपको दवाई है, एड्स में दिया जाता है, एड्स में एजिडोथाइमिडिन दिया जाता है। अब याद कीजिए, अब ज्यादा क्या कर सकते हैं। अब आइए, इनमें से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। अब मान लीजिए सब नहीं जानते, इतना तो जानते हैं वो क्या होता है, कि डेंगू होता है, मच्छर काट दिया, मलेरिया भी होता है, ये सब जानवे करते होंगे। कि फाइलेरिया नहीं जानते हो, नहीं जानते कि इतने गोड़वा फूला रहता है गांव में, ये होता है फाइलेरिया, ये भी मच्छर से होता है। घेंघा बाबू यहाँ होता है, बोलता है घेंघा फसल है, तो घेंघा फंसना अलग चीज है, वो घेंघा रोग होता है। इसको बोलते हैं ग्वाइटर या गलकंड रोग, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर या गलकंड। घेंघा रोग को बोलते हैं ग्वाइटर, ग्वाइटर बोलिए, ये क्या बोलिए, गलकंड बोलिए, गलकंड बोलिए। ये क्या होता है, यहाँ पर होता है थायराइड ग्रंथि, क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, इसमें कुछ खराबी आ गया, खराबी आ गया तो क्या होता है, फूल जाता है, क्या होता है, फूल जाता है, ना देखते ऐसे फूला रहता है, ये क्या हो गया आपको, गलकंड या वाइटर रोग हो गया। और ये होता है जानते क्या, आयोडीन की कमी, क्या वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन देखिए, हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो आपको घेंघा, गलकंड या ग्वाइटर रोग हो सकता है। तो ये आयोडीन पाया कहाँ जाता है, नमक में, क्या वो नमक में, नमक। और नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इस समुद्र से प्राप्त होता है ना। और एन नमक हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया क्या, टेबल साल्ट, या इसको साल्ट बोलिए या नमक बोलिए, ये हो गया, कोई दिक्कत। इससे बाबू क्या होता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। देखो पहले प्रचारक तो था, देखो महिला आती थी दुकान में, मंदिर में, पुजारी बाबा का गोड़ लगती थी कि आशीर्वाद दीजिए, कुछ पैसा चढ़ाती है, बोलती कि यहाँ ही फेरे मत रहो, मतलब कहने का मतलब क्या है,
कि तुम यहाँ प्रसाद चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, लेकिन आयोडीन युक्त नमक जरूर खाना, अगर बच्चा को हेल्दी बनाना है तब, है ना। ये समझ में आया बाबू? आइए। घेंघा मच्छरों से नहीं होता है। घेंघा रोग को व्हाइट रोग बोलते हैं, इसी को गलकंड बोलते हैं। घेंघा होता है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। हालांकि शरीर में बहुत ही कम आयोडीन की आवश्यकता होता है, लेकिन आयोडीन नहीं मिला तो इस तरह की बीमारी हो सकता है। आयोडीन करता क्या है कि यहाँ पे होता है थायरोक्सिन, क्या होता है, ग्लैंड होता है, उसको क्या करता है, सक्रिय करता है। अगर नहीं रहेगा तो ग्रंथि क्या होगा, गला में सही से काम नहीं करेगा। आयोडीन का पूर्ति होता है घरेलू नमक से, जो नमक खाते हैं उससे पूर्ति होता है। और घरेलू नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, उजला उजला रहता है ना, वही हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया। मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया रोग होता है। अब मलेरिया देखिए, मलेरिया देखिए समझिए, ये जो मलेरिया होता है ना, ये परजीवी का, वो जैसे बताएं विषाणु, क्या होता है, विषाणु, विषाणु बताएं, और फिर बताएं जीवाणु बताएं, और फिर बताएं कुछ परजीवी और जीवी। सुनिएगा, ये विषाणु जीवाणु से नहीं हो रहा है, मलेरिया होता है परजीवी से, तो क्या है, मच्छर बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि मच्छरवा काटेगा, ठीक है ना, और वो परजीवी को क्या करेगा, वहां से लेकर के आप यहाँ घुसा देगा। उन्होंने से कहीं से बैठ गया ना, तो वहां से वो लेते आया है, कौन, परजीवी को, प्लाज्मोडियम को, अब आपके शरीर में क्या करेगा, घुस जाएगा, काटेगा तो घुसेगा, और हो गया आपको मलेरिया। मतलब क्या कि ये देखिए, जो मच्छर है क्या है, ये गाड़ी है, गाड़ी समझते हैं, गाड़ी में बैठिए पहुंच जाइए अपना घर, नहीं, तो ये क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम क्या हुआ, मच्छर के ट्रंक में घुस गया, और उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। लेकिन मलेरिया का कारण क्या है, परजीवी है, क्या वो परजीवी, आई परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसे का होता है, विषाणु के, जीवाणु के, परजीवी, परजीवी से होता है। और परजीवी का वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू जबर डेंगू की बात करते हैं, डेंगू होता है वायरस से, डेंगू किस होता है, वायरस है। और वायरस का नाम कौन से, अरबो वायरस, अरबो वायरस। ये क्या होता है, इजिप्टी मच्छर से। मलेरिया क्या किया, परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी को आपके यहाँ पहुंचा दिया, और ये इजिप्टी मच्छर है, अरबो वायरस को पहुंचा दिया। तो डेंगू ज्वर क्या होता है, आपको अरबो वायरस होता है, वायरस होता है, विषाणु से होता है। और इसका किससे कारण बाबू, इजिप्टी मच्छर, क्या हो गया, इजिप्टी मच्छर से हो गया। जबकि मादा एनोफिलीज से क्या होता है, आपको मलेरिया, और वो होता है कौन सी, प्लाज्मोडियम परजीवी। अब आइए दंत क्षय का कारण क्या बोलता है, दंत क्षय का कारण क्या है। दंत क्षय मतलब हो गया कि दांत का क्या बोले, जो क्षय होता है, दांत झड़ जाता है, इसका कारण क्या है। और दांत झड़ने का कई कारण होता है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना जी, अब मुंह के बड़े गिर गए, तो वहां पे दंत क्षरण हो सकता है। लेकिन वो कारण नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या करना है नॉर्मल में। देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं ना, वो खाना क्या होता है कि मुंह में फंसा वगैरह है ना। अभी क्या हुआ कि मुंह के अंदर जीवाणु वगैरह बहुत होता है, वो जीवाणु क्या करेगा, उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ क्या करता है, उसको एसिड में बदलता है, एसिड में बदलता है। पता है ना कि आपको कहते हैं, कोई सुंदर लड़की होता है, आपको उससे प्यार करता है, प्रपोज करता है, कि आई लव यू बोलता है, कि अपना चेहरा जाकर देखो आईना में, है ना, बोलता है कि तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती है, होता है ना जी। अब आया क्या, तेजाब फेंक दिया काबिल बन के, है ना, तो आप फेंक देता है, पूरा जल जाता है। कैसे क्या है कि आपका दांत है, दांत पर तेजाब डाल रहे हैं, तो जलवे ना करेगा जी, मतलब क्या होगा, झरेगा। और झरना को बोलते हैं क्षय होना। जैसे जंग लगता है तो लोहा के झड़ता है ना, ऐसे क्या बोले कि दांत भी क्या होता है, झड़ता है। तो इसका कारण क्या है, अम्ल, क्या वो अम्ल होता है। और भी होता है जैसे फ्लोराइड वगैरह की कमी कारण भी होता है, दांत में समस्या आता है। लेकिन यहाँ पे क्या वो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु नहीं, प्रदूषण नहीं। प्रदूषण जल से हो सकता है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट आंसर यूज करना है, तो जगह बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण से मतलब बैक्टीरिया क्या करता है बाबू, दंत क्षय का कारण है। जब हम कार्बोहाइड्रेट कोई भोजन खाते हैं, जैसे हम जो भी खाते हैं ना भोजन में, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होता है। जो मीठा टाइप का थोड़ा सा लगता है ना, सब में कार्बोहाइड्रेट, रोटी हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, पकौड़ा हो गया, फल हो गया, सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये दांत में क्या होता है, फंस जाता है, और वहां बैक्टीरिया क्या करता है, अपना रिएक्शन करता है, और उसको अम्ल में बदल दिया, और वो अम्ल दांत के पास है, तो क्या होता है, दांत छोड़ देता है। तब बोलता है ये खाने के बाद और खाने के पहले दांत को अच्छा से साफ करके खाना चाहिए। तो यहाँ तक तो लोग सीख गया है, खाना खाने के पहले दांत धोना जरूरी है, यहाँ तक सीख गया है। लेकिन खाना खाने के बाद दांत धो के सोना चाहिए ये लोग नहीं सीखा है। मैंने खाना खाने के बाद दांत धो, कौन सोता है, कोई सोता है जी, बहुत कम सोता होगा।
नहीं कोई मत बोलिए, इतना भी निराशावादी मत होइए है ना। अब क्या बोले कि जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से भी क्या होता है, दांत सुनो, जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगा उससे भी होगा, है ना। ये टॉपिक क्या है वो, प्रमुख बीमारी टॉपिक, और प्लस क्या, दांत। दो टॉपिक है, प्रमुख बीमारी और प्लस क्या हो गया आपको, दांत। और एक और समझ में आया कि बीमारी से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, एड्स पूछ दिया, कभी टाइफाइड पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, तो मतलब बीमारी महत्वपूर्ण है। और हाँ, और प्लस क्या बोले आपको बाबू, कि दांत महत्वपूर्ण है। आइए, अब मनुष्य को देखिए, ये दांत है ना, दांत, तो दांत में क्या है, उजला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एनामेल। क्या बोलते हैं, एनामेल। सुनिए बताते हैं, दांत में जो उजला पार्ट है उसको बोलते हैं एनामेल। ये पूरा शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है। ये पूरा के सब पानी होबे नहीं करता, पूरा क्या हार्ड है, पूरा क्या कठोर है। शरीर का सबसे मजबूत बोलेगा कि कोई अगर जगह है, कोई पार्ट है, तो कौन है आपका, यही है, दांत का एनामेल, जो उजला उजला होता है, ये बिल्कुल कठोर होता है। अब पूछेगा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, तो हीरा। हीरा क्या होता है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का है ना, मेल होता है। लेकिन पूछेगा दांत का सबसे कौन अंग मजबूत है, जबड़ा। दांत का कौन सा मजबूत अंग सबसे है, जबड़ा है। और जबड़ा है दो प्रकार का, एक है ऊपर है, एक है नीचे वाला, है ना। अब पूछेगा कौन सा जबड़ा मूव करता है, ऊपर वाला, हाँ। तो नीचे वाला जबड़ा क्या होता है, मूव करता है, ऊपर वाला जबड़ा मूव नहीं करता। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मजबूत कौन हो गया, जबड़ा हो गया। कौन मूव करता है, नीचे वाला, ठीक है ना, वही चीज लिखल है। आइए, अब देखिए, दांत जब पढ़ रहे हैं तो दांत के बारे में भी आपको जानना है। पहला यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर और मजबूत पदार्थ क्या होता है, दांत का एनामेल। मनुष्य के सभी, अच्छा, मनुष्य के सबसे मजबूत अंग क्या होता है, जबड़ा। अंग पूछेगा तो जबड़ा, पदार्थ पूछेगा तो दांत का एनामेल हो गया। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या हो गया आपको, हीरा हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो गया। दांत के अध्ययन को बोलते हैं डेंटोलॉजी। लिखाता है जानते कैसे, ऐसे ODENTOLOG, ओडोंटोलॉजी, ओ से शुरू होता है, डेंटोलॉजी। और दांत के अध्ययनकर्ता को, दांत का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो हो गया। अब दांत जानते हैं, देखिए दांत जो होता है, जो आपका दांत है, सुनिएगा, ये आपका जो क्या हो गया, दांत हो गया। दांत दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पोररी, होता है परमानेंट। देखिए बच्चा जो होता है, देखा दांत उसका टूट जाता है, दांत क्या होता है, टूट जाता है, फिर आता है, ठीक ना। तो जो टेम्पोररी होता है इसको बोलते हैं जो दोबारा आता है। तो ऐसा मनुष्य में क्या होता है, 20 दांत पाया जाता है, जो क्या होता है, टूट के दोबारा आता है। इसको दूध का दांत बोलते हैं, दूध का दांत, या मिल्क टीथ बोलते हैं। नहीं बोलता है कि भाई दूध का दांत टूटवे न कर वाले बसा बसी करे, गाँव में से बोलता है, बुढ़वन देखना, कि अभी जन्म ही लेते हुए दूध के दांत ना टूटलो है, अले हमारा में खेल करे, बोलता है ना। तो दूध के दांत को बोलते हैं मिल्क टीथ, ऐसे बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। और अस्थाई दांत, ऐसा दांत कितना होता है, 30 गो। आई चूंकि बाबू क्या है कि दोबारा आएगा, एक महीने के बाद दोबारा आएगा ना, तो इसको बोलते हैं डाइफाइकोडोन। क्या बोलते हैं डाइफाइकोडोंट। डाइफाइको मतलब डाई मतलब दूगो, तो दोबारा आएगा तो बोलते हैं डाइफाइकोडोंट। 12 दांत क्या होता है, मनुष्य में एक ही बार आता है। 12 दांत क्या आता है, मनुष्य में एक ही बार आता है। तो इसको बोलते हैं मोनोफाइको। क्या बोलते हैं, मोनोफाइकोडोंट। मोनो मतलब एक गो, कितना बार आएगा, एक बार। मोनोफाइकोडोंट। अब क्या हो गया, डाइफाइकोडोंट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखिए, यह दांत कितना होता है आपको, 12 गो होता है, ये कितना होता है, 20 गो होता है। अब आगे सुनिएगा, अब एक होता है जानते कुछ, विजडम टूथ। क्या बोलता है, विजडम, बोलते हैं अकल का दांत, अकल का दांत, अकल का दांत। अकल का दांत क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है। पूछेगा सबसे दांत, सबसे पहले तो ये आएगा दांत, उसके बाद ये आएगा, है ना। इसी में क्या होता है, अकल का दांत इसी में आएगा जी। सबसे लास्ट में जो दुगो ऊपर दुगो नीचे आता है ना, एगो हेन ने, एगो हेन ऊपर में, एगो हेन ने, एगो हेन ने नीचे में, तो दू दू चार, दुगो हेन ने और दुगो हेन ने, चार दूनी 8, और दुगो हेन ने, दुगो हेन ने, हाँ, तो कितना हो गया, दो जोड़ आया, कितना हो गया, 4 गो। ये अकल का दांत। ये आबे या ना आबे आपकी अकल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अकल के दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये दांत आ गया तो एकदम पूरा यूपीएससी निकाल लीजिएगा, और नहीं है तो ग्रुप डी नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये सामान्य तौर पर क्या होता है, आप वयस्क हो जाते हैं ना पूरी तरीके से, तभी दांत आता है। माने आपका 25-26 साल उम्र हो गया ना, तभी आता है। आप 25-26 साल तक सामान्य तौर पर माना जाता है कि आप समझदार हो जाते हैं, आपके पास अकल आ गया है, तो इसलिए इसको बोलती है अकल के दांत। लेकिन नहीं आएगा तो वो अकल आपके पास है।
या कोई जरूरी नहीं कि सब में अबे करता है, ऐसा भी नहीं कि सबके अंदर 32 दांत होबे करता है, ऐसा भी नहीं है, किसी का हो सकता है कि ना आए, उतना गिन लीजिएगा अपने हिसाब से। आइए बाबू, आप जानते हैं दोस्त, दांत का क्या होता है, 4 गो प्रकार होता है, कितना वो, 4 गो प्रकार। दांत होता है कितना प्रकार के, 4 प्रकार का होता है, आपको दांत होता है। अब आपको याद करना पड़ेगा दांत कितना, 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार में पहला जो प्रकार है वह इनसिजर। ही हंस दिले रिंकिया के पापा। तो ही हंस रहा रिंकिया का पापा। तो रिंकिया का पापा जो हंसे है, जो दांतवा दिखाई दिया है, वो हो गया इनसिजर। ये क्या हो गया, इनसिजर। तो शुरू का जो दांत होता है आगे वाला, ये हो गया इनसिजर। क्या हो गया, इनसिजर, इनसिजर। इसको बोलते हैं कुछ इनसिजर। कोई दिक्कत, आगे। अब हेकर थोड़ा सा अंदर में देखना, नुकीला, एजा एजा, ये क्या है, नुकीला। आगे देखना, ये दांतवा नुकीला होता है ना। तो वो जो नुकीला नुकीला दांत है, उससे बोलते हैं कुछ कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन, कैनाइन। और होकर थोड़ा अंदर जाइए, प्री मोलर, वो पीसेगा, पीसेगा। और अंदर जाइए, और पीस के बढ़िया से मिलाएगा एकदम अंदर में। अरे अंदर में, दांत के अंदर में चलो, है ना। अरे दांत ऐसा होगा ना जी, ऐसा देखिए, सुनिए, ये जो दांत होता है, ये वाला, अरे मुंहमाइसिन होता है जी। ये क्या हो गया आपको बाबू, इन सीजर। कितना हो गया, इन सीजर हो गया, इन सीजर। तो ऊपर में 4 गो, ऊपर में 4 गो, और नीचे में 4 गो। ये क्या हो गया आपका, इन सीजर, है ना। इसका काम क्या है, कटिंग करना। कोई चीज को पकड़ के आप फल खाते हैं, ऐसे ना काटते हैं जी, फल खाते हैं तो एकदम काटते हैं। इसका काम क्या है, कटिंग करना। और जब हंसते हैं तो यही दांत आपको दिखाई देता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोई चीज, मुस्कुराने वाला दांत। मुस्कुराने की वजह तुम हो, है ना। इसको स्माइली तिथि भी कहा जाता है। अब आइए, ये कितना हो गया, 8 गो। कितना हो गया, 8 गो हो गया। अब आते हैं कहाँ, कैनाइन। एगो एजा, एगो ओइजा, एगो एजा, एगो ओइजा। मतलब क्या होता है कि दुगो हेने दुगो हेने, ये नोचा नोची करे वाला होता है। मांस खाता है ना, मुर्गावा के तरफ से देखो ना, एजा तिरता है जी, एजा तिरता है नहीं। हाँ, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया कुछ कैनाइन। क्या हो गया, कैनाइन हो गया। आप सुनिएगा, कि कैनाइन का काम क्या है, नोचना, चिड़ना, फाड़ना। तो मांसाहारी जो जीव होगा, शेर होगा, बाघ होगा, उसमें कौन होगा, ये होगा आपको कौन चीज, कैनाइन होगा। अब ये क्वेश्चन और, हाथी को देखे हो, दांतवा बाहर निकल रहता है? तो हाथी के जो बाहरी दांत है, तो दिखावा वाला दांत कौन है, अरे दांत दिखाते हैं हंस के, कौन होता है, इनसीजर। अरे सूर्य दिखाते हैं ना जी, तो हाथी के भी दांत कौन होगा, इनसिजरे होगा। ये क्या है, इसका सो में है, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं, क्या है, सो में है। तो ये भी क्या हो गया, हाथी दांत का हो गया आपका इन सीजर, इन सीजर हो गया। अब आइए कुछ प्री मोलर, प्री मोलर। तो प्री मोलर कितना हो, इसका देखिए, इसके थोड़ा सा मतलब जहां नुकीला दांत होगा, और थोड़ा सा अंदर जाइए, तो वो क्या हो गया कि 8 गो होगा दांत। दुगो ऊपर दुगो नीचे इधर, और दुगो ऊपर दुगो नीचे हो गया, 8 गो। इसका काम है पीसना, खा लिए पिसाएगा। क्या, ये क्या काम है, पीसना। और उसका और अंदर में चलिए, और अंदर में चलिए, तो ये क्या आ जाए आपको, मोलर। विजडम जो दांत होता है, क्या होता है, मोलरे होता है। ये हो गया मोलर। ये होता है 12 गो, 3 गो ऊपर है, 3 गो नीचे, 6 गो, 3 गो ऊपर है, 3 गो नीचे, एकदम अंदर में, सबसे अंदर में। आइए, क्या होता है बाबू, ये जो दतवा होता है, हाँ, ये दतवा होता है, तो पीसेगा भी, आप प्लस लार के साथ क्या करेगा, मिला देगा, और मिला के अंदर फिर पहुंचा देगा, कि जाके अपना पचित रहो। तो बोलिए, कुछ कुछ बोले, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनसीजर होता है 8 गो, कैनाइन होता है 4 गो, प्रीमोलर 8 गो, अब मोलर 12 गो। तो 8 4, 8 8 16, और 16 गड़वा के 8 4 12, 12 8 20, 20 से 12 32। कोई दिक्कत बाबू, अरे कोई दिक्कत ना है। जब दिक्कत नहीं है तो जान लीजिए, बस हो गया। 20 दांत होता है लड़का में, और जवान में कितना होता है, 32। तो बच्चा में होता है 20, और वयस्क में कितना होता है, 32 में क्या होता है आपको, दांत होता है। कोई दिक्कत बाबू। हाथी के दांत क्या होता है, इंसिजर। इंसिजर को बोलते हैं कोची, बाहरी दांत। और क्या बोलते हैं, मुस्कुराने वाला दांत, स्माइली टीथ। अब मांसाहारी जानवर में क्या पाया जाता है, कैनाइन। क्या वो कैनाइन। आइए, कुछ और है जी, यहां तक समझ लीजिए, यहां तक। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन। टिटनेस का नाम सुने हो, लोहा वहा गड़ जाता है ना, बोलता है कि टिटनेस टिटनेस का सुई दिलवा लिया हो। लेकिन खिले जाता है ना, तो लेकिन गड़ जाता है, लेकिन तो बड़ी गड़ित रहता है, तो बोलता है कि टिटनेस सुई दिलवा ली है, कि घरे कम तो पिटाएम।
बोलता है ना जी कि घरे का हम तो पिटाएं, ये तो डर रहता है। तो कहता कहाँ लेकिन कुछ होता है जी। लेकिन जानते हो, आप 8-9 साल का हो जाइए तो बड़ी कम बीमारी पड़ता है। अब तनिका लेकिन गिरता है, कभी पेड़ पर से गिर गया, कभी रोड पर से, कभी साइकिल पर से गिर गया, कभी मोटरसाइकिल पर से गिर गया, और घरे बताए वो नहीं किया। एकदम ऐसी है। समझ में गया ना, होता कि नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन है। छाती में होता है थाइमस ग्लैंड, वो भी वही काम करता है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है। 25-26 के बाद इस ग्रंथिया कहता कमे लगता है। थाइमस ग्लैंड कमे लगता है। और जब कमे लगा तो बीमारी क्या होगा, बढ़े लगा। आप सुनते हैं 25-26 तक ना होता है कि फलना मर गए, हमरे जरा पढ़ल ही हो, सुने हो ना, उसका परलोक सुधार गया। कई रीजन होता है यहाँ पर। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन इसकी रोकथाम के लिए बाबू तो टिटनेस के लिए, क्या वो टिटनेस के लिए दिया जाता है, टिटनेस के लिए। यह रोग क्या करता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। टेटनस क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम क्या करता है, प्रभावित करता है। अब होता क्या, वो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। ये क्वेश्चन पूछा गया, पूछेगा कौन सा, ये बेसिकली बीमारी टॉपिक क्या हो गया, कौन से पहले जीवाणु विषाणु परजीवी से होने वाला रोग टॉपिक हो गया। प्लस क्या कि उसमें कौन जीवाणु होता है, कौन विषाणु होता है, बताइए। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी से। टिटनस क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी से होता है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है, तेज बुखार आ गया, शरीर में ऐंठन आ गया, ऐसा नहीं पूछेगा। वर्तमान परीक्षा में जीवाणु के कारण होने वाला रोग से भी प्रश्न आ रहा था, इसको याद कर लीजिए। तो इसको याद कर लीजिए, हैजा। बोलता है कि तोरा बेटवा का हैजा हो तो, अरे गांव में बड़ा प्रसिद्ध गाड़ी है तो तोरा बेटवा का हैजा होगा। हैजा को बोलते हैं कॉलरा। तो कॉलरा हैजा होता है क्या, विब्रियो कैलोरी से। किसको, वो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। और बाबू क्या बोले, ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी। टीबी क्या होता है, इसका नाम है क्या, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और डिप्थीरिया होता है, ये क्या होता है, बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। देखिए पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, पीछे वाला याद कीजिएगा। डिप्थीरिया होता है बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। और न्यूमोनिया होता है किस बाबू, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। और कुकर खांसी क्या होता है, बोरडिटेला, बोरडिटेला पर यूसिस, पर टेयूसिस। एक बार में याद होगा, हर एक बार में याद होगा, नहीं याद होगा। एक बार याद होगा, इसको मल्टीपल टाइम क्या करना है, पढ़ना है। अब क्या होगा, आपको याद होगा। माथा कुछ भारी लग रहा है ना अब सुनिए। यहाँ से क्या है, कल बताएंगे मेल और फीमेल लिंग हार्मोन। तो बोल सकते हैं यहाँ से क्या है, रिप्रोडक्शन, और आपको बताया जाएगा कल से, ठीक ना। तो बस आज इतना ही। आज का सेवा क्या होता है, समाप्त।